हेलो, नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ राजेश पोरवाल। आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। सब लोग फटाफट जुड़ जाइए क्योंकि क्लास स्टार्ट हो गया है। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सभी लोग आ जाइए फटाफट। पुष्पा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अंकिता, गुड मॉर्निंग। अंकिता, प्रिया, तुमने 2-2 नाम अपने रखे हैं। 2 बहनें हो सगी-सगी। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, बहुत-बहुत गुड मॉर्निंग। सर की क्लास के लिए नहीं लिए थे। सर कल क्लास नहीं लिए थे, कल इंडिपेंडेंस डे था, आज़ादी का दिन था। तो जाहिर-सी बात है सब आज़ाद हैं तो क्या हम ही आज़ाद ना रहें? बोलो मेरे लाल, हमको भी तो आज़ाद रहने का हक है। एक ही हो आप, बहुत अच्छे। बोलिए पूनम, क्या कहना चाहती? मेरा क्लास दिखा रहा था? नहीं, कल की क्लास तो नहीं हुई। कल क्लास नहीं दिखा रहा था, परसों मैंने चेक किया था। ठीक है, परसों 3 बजे मैं चेक किया था, तब तो नहीं लगा था। चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए कोई बात नहीं। सभी लोग फटाफट। ठीक, जैसा सबके लिए दिन था कल का, वैसा मेरे लिए ही दिन था। समझ रहे हो? जैसा सबके लिए था, वैसा ही बालक मेरे लिए भी था। गुरुजी, बहुत डर लग रहा है। कल की क्लास हुआ ही नहीं है, इसलिए ना तो रिकॉर्डेड है, ना तो उसका लाइव है। ठीक है, कल का क्लास हुआ ही नहीं। हाँ, विक्रम, लाल मुनि, सर मेरे लाल बोलना बंद कर दो, बुरा लगता है। लाल बोलने से बुरा क्यों लगता? लाल का मतलब जानते हो? लल्ला होता है ना, छोटे बच्चे को जैसे क्या प्यार से लोग बुलाते हैं ना, जब खिलाते हैं तो लल्ला बोलते हैं, वैसे क्या है, लाल है। इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात? मेरे लाल बेटा, ये सब ना बोले तो आप क्या है, आपको क्या बोले हैं? आपको क्या बोले? आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं क्या, जो आपके लिए हम स्पेशल उपाधि को क्रिएट करें? हम कोई पर्टिकुलर आपको थोड़ी ना बोलते हैं। आप सुनो, आप इस बात को मतलब टेकन ग्रांटेड लेते क्यों? ये तो हम सबके लिए बोल देते हैं। अ, हमेशा याद रखिए, मैं अपनी हैबिट को नहीं बदल सकता, ठीक है? हाँ, कोई अपशब्द जब किसी को बोलें, तो आप हमें कह सकते हो कि सर आप इन अपशब्दों का प्रयोग करते हैं और वो शोभा नहीं देता है। तो पहली चीज़, मैं ऐसे अपशब्द बोलूँगा भी नहीं, ठीक है? क्योंकि मैं टीचर हूँ, इतना मुझे पता है कि क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। नहीं, देखिए चलिए शुरू करते हैं फटाफट, अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ध्यान दीजिए सभी लोग। देखिए आप लोगों के पास अड्डा 24/7 ऐप तो है ही है, उसके लिए कुछ कहना ही नहीं। जैसा कि हम आप लोगों को बताए थे
कि यहाँ पे जो आप लोगों को क्या किया जाता है, यहाँ पे जो हम आप लोगों को क्या करते हैं, थ्योरी पढ़ाते हैं, उसी का यहाँ पे बिहार अड्डा 24/7 चैनल जो है, यहाँ पे आप लोगों को रिवीजन कराया जाता है। जो यहाँ पे हम पढ़ाते हैं आप लोगों को, वही यहाँ पर क्या करते हैं, रिवीजन कराते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। जैसे हमने पिछली क्लास में, वो अपलोड नहीं होगा। जैसे हमने पिछली क्लास में देखें, तो जैसे हमने पिछली क्लास जो हम लोगों की हुई थी, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में? स्टेम के बारे में। क्या पढ़ा था? स्टेम के बारे में। अब देखो, स्टेम पढ़ लिया था, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लीफ के बारे में। लीफ यानी कि पत्ती के बारे में। जरा सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, इसमें भी बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे अगर हम लीफ की बात करें, यानी कि पत्ती की जब हम बात करते हैं, तो पत्ती होती क्या है? ठीक है, पत्ती का काम क्या होता है? हम लोगों ने बहुत नहीं हुई है, नहीं तो आज पत्ती से नहीं शुरू करते। आप लोग एक बार अब फिर से सुन लीजिए, कल की कोई क्लास नहीं हुई है, इसलिए अब दोबारा ये क्वेश्चन ना पूछना, ठीक है? लीफ स्टेम तक हम पढ़े थे, लीफ से आज स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि फिजियोलॉजी में स्ट्रक्चर बेस में ही हम पढ़ेंगे। ठीक, तो पत्ती की अगर बात करें, तो पत्तियों के बारे में हमको पता है। जैसे पत्ती का स्ट्रक्चर छोटा सा बना लेते हैं। पत्ती जो है, ये भाई मान लेते हैं पत्ती है, ठीक। अब इसमें ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, ये स्ट्रक्चर होते हैं। अब देखिए, पत्ती जो होती है, इसके बारे में अगर हम समझें, तो हम ये कहते हैं कि पत्तियों का काम होता है पौधों के लिए भोजन बनाना। ये हमारी भाषा है और यही हमारी डेफिनेशन है, और हम इसी चीज़ को पढ़े भी हैं कि पत्तियों का काम क्या होता है? भोजन बनाना होता है। लेकिन सवाल ये उठता है, पत्तियाँ जिसके थ्रू भोजन बनाती हैं, वो क्रिया कौन सी है? उस क्रिया को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। इंग्लिश में, हिंदी में उसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया। तो यानी कि जिस क्रिया के द्वारा पौधे यानी कि पत्तियां भोजन बनाती हैं, उस क्रिया को कहा जाता फोटोसिंथेसिस, ठीक। दूसरी सबसे खास बात ध्यान से सुनिएगा, यानी कि इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। लिख दें, नहीं तो तुम लोग आफत करोगे, ठीक। प्रकाश संश्लेषण। थोड़ा बहुत कॉपी किताब लेके आप बैठो, ज्यादा अब हम बड़े सेंटेंस नहीं लिखेंगे क्योंकि टाइम कम है, नहीं तो कोर्स नहीं खिंच पाएगा। अब देखिए, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की जब हम बात करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण होता क्या? हम सबको पता है फोटोसिंथेसिस में क्या होता है। तो फोटोसिंथेसिस की जब हम बात करते हैं, तो इसमें ये कहा जाता है कि 2-3 चीजें इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा वाटर। अब ये दोनों तभी क्रिया करते हैं जब दो चीजें उपस्थित हों। एक तो सूर्य का प्रकाश उपस्थित हो, और दूसरा आपका क्लोरोफिल उपस्थित हो। क्या उपस्थित हो? क्लोरोफिल। जब ये दोनों चीजें उपस्थित होती हैं, तब जाके बनता है ग्लूकोज, और क्या कहते हैं, एक गैस निकलती है जिस गैस का नाम है ऑक्सीजन। ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन को आप सबने पढ़ा होगा, और इसको तो आप सबने बचपन में ही पढ़ा होगा। लेकिन आप लोगों को बता दें, जो आपने पढ़ा है, तो केवल आप ये छोटी सी रिएक्शन पढ़ें, इससे आप भी देखना पूरा एक पेज भर जाएगा। इस रिएक्शन का जब पोस्टमार्टम शुरू होगा, यानी कि जब इस रिएक्शन के एक एक वर्ड के बारे में जब हम सीखना शुरू करेंगे, एक एक वर्ड का मतलब क्या है, तब क्या कहते हैं, हमको सारी चीजें क्लियर पता चलेंगी, ये रिएक्शन कैसे कंडक्ट होती। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, इस रिएक्शन से रिलेटेड ही सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ये एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन है, यानी कि ये एक प्रकार की रासायनिक क्रिया है, लेकिन इसको हम लोग कहते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन, यानी कि जैव रासायनिक क्रिया कहते हैं। जैव रासायनिक क्रिया क्यों कहा जाता है? जितने इस धरती पर ऐसे जीव हैं जिनके शरीर में जो जीवित हैं, यानी कि जीव का मतलब जो जीवित हैं, उनके शरीर में अगर कोई रासायनिक क्रिया कंडक्ट होती है, तो उसको हम बायोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि बायो शब्द का मतलब ही सजीव होता है। अगर इसी रिएक्शन को केवल हम लैब में बैठकर करते, बस शुरू हुआ है रेणुका,
अगर इसी रिएक्शन को केवल हम लैब में बैठकर करते तो हम इसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन, लेकिन ये एक जीवित जीव के अंदर हो रहा है क्योंकि प्लांट लिविंग होते हैं, इसलिए हम इसको बायोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्लोरोफिल के लिए अपर क्या है, ऊपर क्या है, ऊपर एच न्यू सिंबल लिखा है। एच न्यू का मतलब होता है सूर्य का प्रकाश, ठीक है। या आप अगर यहाँ पे ये कंफ्यूज हो तो कोई बात नहीं है, इसको आप बाबू हटा ही दो, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लो सूर्य का प्रकाश, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। सूर्य का प्रकाश आप जो लिखोगे, जो समझ सकते हो उसको समझने की कोशिश करो, हमेशा ज्यादा नई चीजों में उलझना नहीं चाहिए। देखिए अब चलते हैं, शुरू करते हैं। अगर ये बायोकेमिकल रिएक्शन है या केमिकल रिएक्शन है तो आप जानते हो जो पार्टिसिपेट करते हैं यानी कि जो भाग लेते हैं, इनको हम लोग हिंदी में अभिकारक कहते हैं, इंग्लिश में इसको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। तो एक अभिकारक ये हो गया, एक अभिकारक ये हो गया। केमिकल रिएक्शन में हमेशा 2 आर मोर देन रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं, करते नहीं करते हैं, यानी कि एक से अधिक अभिकारक क्या करते हैं, भाग लेते हैं, तब केमिकल रिएक्शन शुरू होती है। जब केमिकल रिएक्शन शुरू होती है तो ये जो बनता है इसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को हिंदी में उत्पाद कहा जाता है। क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। और जो दूसरा बनता है इसको हम लोग कहते हैं बाई प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, बाई प्रोडक्ट। इसको अगर हम देखें तो हिंदी में उपोत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उपोत्पाद। अब यहाँ पे जरा समझिएगा, डिटेल में इसको समझाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, पहला क्वेश्चन ये बनता है कि आफ्टर फोटोसिंथेसिस कौन सी गैस रिलीज होती है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के पश्चात कौन सी गैस रिलीज होती है। तो आप लोग हमें कमेंट करके फटाफट बताइए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के पश्चात आफ्टर फोटोसिंथेसिस कौन सी गैस रिलीज होती है। तो आंसर क्या होगा, O2। ये क्वेश्चन शिक्षक भर्ती में उत्तर प्रदेश के टेस्ट एलिजिबिलिटी, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है उसमें कई बार पूछा गया है, इसलिए ये महत्वपूर्ण भी है। और ये बीएड बीटीसी के एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है, इसको बालक याद करके जाना। इसी क्वेश्चन को जब वो दूसरी तरीके से पूछता है तो क्या पूछता है, कहता है कि फोटोसिंथेसिस में बाई प्रोडक्ट कौन सा बनता है, यानी कि बाई प्रोडक्ट के रूप में कौन बनता है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं उपोत्पाद। तो उपोत्पाद के लिए उपोत्पाद के रूप में कौन सा बनता है, तब भी आंसर अपना क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। क्या आंसर होगा, ऑक्सीजन होगा। सुरभि सिंह, ऑक्सीजन गैस बनती है बाबू, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ऑक्सीजन, ठीक है। पूरी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में लास्ट में कौन सी गैस बनती है, तो ऑक्सीजन बनती है। या ऑक्सीजन गैस है, अब गैस है तो ये रिलीज होगी, तो रिलीज होगी तो जायज सी बात है ऑक्सीजन गैस रिलीज होती। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ऑक्सीजन बनती है वो किससे बनती है। तो ऑक्सीजन किससे बनती है, ये बात समझिए भाई, ये भी सवाल पूछा जाता है। अब ऑक्सीजन बनके रिलीज तो हो रही है, लेकिन ऑक्सीजन किससे रिलीज हो रही है, किससे बनती है। तो याद रखिएगा, जब जल का ऑक्सीकरण होता है, जब जल का ऑक्सीकरण होता है, जल का ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, जब जल का ऑक्सीकरण होता है तभी जो गैस का निर्माण होता है उस गैस का नाम है ऑक्सीजन। क्या नाम है, ऑक्सीजन। तो ये भी सवाल पूछा जाता है कि जो ऑक्सीजन बनती है वो कैसे बनती है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, यानी कि जल के ऑक्सीकरण के द्वारा क्या बनती है, ऑक्सीजन बनती है, जल के ऑक्सीकरण द्वारा, ठीक है। यहां तक क्लियर है, सबको समझ में आया। अब देखिए इसके बाद अगर हम देखें तो ये तो हो गया। अब हमने ये बताया कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया की अगर बात करें तो इसके लिए दो चीजें उपस्थित होना बहुत अनिवार्य होती हैं। कौन कौन सी चीजें, एक तो सूर्य का प्रकाश और दूसरा हम बात करते हैं क्लोरोफिल के बारे में। जरा ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। अब सूर्य का प्रकाश जायज सी बात है पत्तियों में प्रवेश करता है,
तो सूर्य का प्रकाश पत्तियों में प्रवेश करता है, ये क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ रहा है, जरा हम तुम लोगों से पूछ लेते हैं। जरा उस क्वेश्चन को बताइए, मैं रफ भी कर दूंगा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण होता है, ये क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक, प्रकाश संश्लेषण होता है, यानी कि ये क्वेश्चन है। अब ऑप्शन क्या है, ऑप्शन भी दे रहे हैं ताकि गलत ना हो। केवल दिन में, लॉजिक लेस बात ना करना, ये बात पहले बता दे रहे हैं। दूसरा, केवल रात में, केवल रात में। तीसरा, कि दिन और रात दोनों मान ले, दिन और रात दोनों। ठीक, और चौथा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। बताओ इसका आंसर क्या होगा। मनीष कुमार बताए हैं सी ऑप्शन, और बाकी लोग और क्या कहते हैं, वंदना भी बता रही सी, बाकी सबका है क्या, ए, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, चलिए। दुर्गा, प्रिंस सिन्हा, दीपू, नहीं, प्रिंस सिन्हा का भी आंसर सी। तो जितने सी वाले हैं वो जरा हमको बताएंगे। प्रकाश संश्लेषण दिन में ही होगा। जितने सी वाले हैं वो जरा हमें बताएंगे कि क्यों भाई ऐसा होता है। क्यों ऐसा होता है कि दिन और रात दोनों में होता है। लेकिन आपको बता दें, जितने सभी लोग आंसर दिए हैं, मैक्सिमम लोगों का आंसर ए है, और ये आंसर जो है वो आप सभी लोगों का गलत होता है। आंसर ए गलत है। आंसर जो सही होगा वो बालक सही होगा सी, जो सी लोग वाले लोग हैं। ठीक, तुक्का भिड़ा दिए, सोचे डिफरेंट है, थोड़ा बता देते हैं, हो सकता है सही निकल जाए, लेकिन आंसर सबका क्या सही होगा, सी। ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो अच्छे अच्छों को बैंड बज जाती है। ठीक, सही बता रहे हैं। 99% लोग इसको गलत लगा के आते हैं। यहीं पे देख लो, 3 लोग बताए हैं, वो भी तुक्का लगाए। तो अगर तुक्का लगा देते हैं तो 95% लोग फिर भी गलत हो जाते हैं, और क्या कहते हैं, 5% लोग सही तुक्का भिड़ा ले जाते हैं। गलत हो गया सर, कैसे? हाँ, वेट करो। अब अगर हम इस क्वेश्चन का जिक्र किए हैं तो ये तो हमारा परम उद्देश्य है, और हम आप सबको, ऐसा तो है नहीं कि बीच मझधार में छोड़ देते हैं, हम सब कुछ सिद्ध करके ही जाते हैं। देखो बालक, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन था कि दिन और रात की बात थी। यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण जब हमने देखा तो यहाँ पे हमने केवल लिखा है सूर्य का प्रकाश। यहाँ पे तो सूर्य का प्रकाश नहीं, यहाँ पे ये लिख देना चाहिए कि प्रकाश जो है तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन नहीं, इसके पीछे भी कई सारे फैक्टर। इस धरती पे 90% से ज्यादा पौधे ऐसे हैं जो केवल दिन के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण करते हैं। कुछ एल्गी, एल्गी जानते हो आप लोग? एल्गी जानते हो, नहीं जानते हो? एल्गी जो होते हैं, एल्गी को हिंदी में शैवाल कहते हैं। क्या कहते हैं? शैवाल। अब इतना जान लो, ये भी एक प्रकार के पौधे होते हैं, जल में पाए जाते हैं। इनकी डिटेल अगला हम लोग डिस्कस करेंगे, यहाँ डिस्कस करने की जरूरत नहीं। कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जो चंद्रमा के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और कुछ ऐसे भी शैवाल होते हैं जो चंद्रमा छोड़ो, तुम्हारे घर के ट्यूबलाइट में प्रकाश संश्लेषण कर जाते हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल बताते हैं, हम सब ने सिद्ध करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। हम सब ने एक क्वेश्चन पढ़ा है, और ये क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे अच्छे तरीके से होता है, होता नहीं होता है। तो हम कहते हैं कि रेड लाइट जो होती है, यानी कि लाल रंग का जो प्रकाश होता है, उसमें सबसे अच्छे से प्रकाश संश्लेषण होती है। इससे ही ये सिद्ध हो जाता है कि ये सिंथेटिक लाइट की बात कर रहा है।
और हम कहते हैं सबसे घटिया फोटोसिंथेसिस किस में होता है, तो यहाँ पे सबसे अच्छा कह सकते हैं, ठीक है, सबसे अच्छा कह सकते हैं या सबसे ज्यादा कह सकते हैं। और अगर हम कहें सबसे घटिया किस में होता है, तो आप सबको पता है वॉयलेट जो होता है, यानी कि जो वॉयलेट लाइट है जिसको हम कहते हैं बैगनी, बैगनी में सबसे घटिया होता है। तो इससे ये चीज सिद्ध हो जाती है कि कृत्रिम प्रकाश की भी आवश्यकता होती है, कृत्रिम प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। और दूसरी चीज ये प्रत्यक्ष है कि ऐसे शैवाल की प्रजातियां हैं जो चंद्रमा के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण करती हैं, जो किसके, चंद्रमा के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण करती हैं, ऐसी भी जातियां हैं, ठीक है, जो चंद्रमा के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण करती हैं। अब जब चंद्रमा जो है वो रात में, लेकिन ये केवल शैवाल में होता है, ये भी जान लीजिए, ये कॉमन प्लांट में नहीं होता, मून वाला, ठीक। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे समझिएगा, अगर हम देखें तो अगर कोई शैवाल प्रकाश मतलब चंद्रमा के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण करता है तो निश्चित रूप से वो रात में ही करता होगा। चांद तो दिन में नहीं दिखता किसी को, कि दिन में दिखता, ठीक है, तो दिन में तो चांद नहीं दिखता किसी को। अब दिन में जब चांद नहीं दिखता है तो निश्चित रूप से क्या कहते हैं, अगर हम देखें तो दिन में अगर चांद दिखता नहीं है तो सबसे खास बात यह है कि वो रात में भी प्रकाश संश्लेषण होता है और दिन में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। जरा इसको गौर से सुनिएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी क्लियर भाषा क्या हो गई, रेड लाइट में सबसे अच्छा, वायलेट लाइट जो होता है उसमें सबसे खराब होता है, ठीक। दूसरी चीज, ओह सिट, सबसे अच्छा हो गया, कोई बात नहीं, बोल रहे हैं भाषा को जरा समझे, तो यहाँ पे घटिया लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब खुश हो, गुड परफॉर्मेंस, कोई बात नहीं, हम बोल रहे हैं उसको जरा ध्यान सुने, क्योंकि हमने बताया है जब हम समझाते हैं तो ज्यादा जो दिमाग पे होता है, हैंड केवल फॉर्मेलिटीज करता है, ठीक है, चीजें दिमाग में मेमोराइज होती हैं। तो इसलिए कभी हो सकता कोई चीज अगर पॉइंट गलत नोट हो गया हो तो आप हमें बता भी दीजिए, और क्या कहते हैं आप जो हम बोलते हैं उसको ध्यान पे ज्यादा दीजिए कि वो क्या बोला बोला जा रहा है। जो बोलते हैं सत्य, परम सत्य वही होता है। अब ये हो गया। अब देखिए, यानी कि यहां से सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण की जब हम बात करें कि प्रकाश संश्लेषण जो है वो कब होता है, तो प्रकाश संश्लेषण जब होता है ये दिन में भी होता है। प्रकाश संश्लेषण हम अब आंसर लगाएंगे दिन व रात दोनों में होता है, तभी आपका आंसर सही होगा, अदरवाइज आंसर क्या हो जाएगा बाबू, गलत हो जाएगा। समझ गए। अब देखो, भावनाओं को समझो, गुड परफॉर्मेंस। अब देखिए यहाँ पे मनी प्लांट फोटोसिंथेसिस कब करता है, मनी प्लांट तुम्हारा क्या कहते हैं फोटोसिंथेसिस दिन में ही करता है, ध्यान दीजिए। अब देखिए इसके बाद मनी प्लांट को अंधेरे में लगा दो, बिल्कुल डेड हो जाएगा, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे पत्ती का जो स्ट्रक्चर बना, जरा पत्ती के स्ट्रक्चर में देखिए, जैसे हम प्रकाश की बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि प्रकाश जो है वो इसके अंदर जाता है तभी तो फोटोसिंथेसिस होता है, होता नहीं होता है। अगर प्रकाश जाए ही ना तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। दूसरी सबसे खास बात अगर हम देखें तो अगर प्रकाश संश्लेषण अंदर जाता है तो कौन से रास्ते से जाता है, किसके थ्रू जाता है, ये भी सवाल बनता है। तो जो हमारी लीफ होती है, यानी कि जो पत्ती होती, इस पत्तियों में छोटे छोटे ऐसे छेद होते हैं। क्या होते हैं, छेद होते हैं। ये जो छेद हैं इन छिद्रों को अगर हम देखें तो इसको कहा जाता है, इंग्लिश में कहते हैं स्टोमेटा, हिंदी में अगर हम देखें तो हिंदी में इसे कहते हैं रंध्र। क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। अगर इंग्लिश में बोलें तो ये क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। हिंदी में अगर बोलें तो ये रंध्र होते हैं। अब एक बात जरा हमारी तरफ ध्यान दीजिए और हमारी बात को जरा ध्यान दीजिए, ठीक। तो आप लोगों को चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। जैसे
अगर क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई सारे क्रिएट हो जाते हैं। हमेशा याद रखिएगा, कई चीजें ऐसी हैं जो एटमॉस्फेयर से प्लांट के अंदर जिसको जाना होता है, वो सब स्टोमेटा के थ्रू अंदर जाती हैं। और जितनी चीजें ऐसी हैं जो प्लांट से बाहर निकलती हैं, वो स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकलती हैं। जैसे अगर हम देखें तो अंदर जाने वाली कौन कौन सी चीजें, सबसे पहली चीज तो अंदर अगर जाने की बात करें तो एक तो अंदर क्या जाता है, एक तो भाई सूर्य का प्रकाश, या कह सकते हो प्रकाश अंदर जाता है। अब सूर्य का प्रकाश ना लिखें, अब प्रकाश लिख देते हैं, क्योंकि पहले लिख देते प्रकाश तो तुम लोग भड़क जाते। तो प्रकाश अंदर जाता है। दूसरा अगर हम देखें, दूसरा और क्या अंदर जाता है, तो और अंदर जाने की जब हम बात करते हैं तो हम ये भी तो कहते हैं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी के थ्रू जाएगी। अब क्या क्या रिलीज किया जाता है, तो रिलीज करने की जब बात करते हैं तो एक तो वाटर रिलीज करते हैं प्लांट, और दूसरा अगर देखें तो दूसरा क्या रिलीज करते हैं, दूसरा ऑक्सीजन रिलीज करते हैं प्लांट। क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन। तभी तो आपको ऑक्सीजन मिल पाती है। आप ये तो कहते ही हो ना कि हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, यही कहते हो ना। एक चीज और बता दें, हम लोगों के लिए, हम लोगों को हमेशा प्लांट के लिए ये कहा जाता है कि अगर अपने जान को बचाना है तो एक प्लांट को कम से कम मतलब प्लांट को जरूर लगाएं। ये कहा जाता है, कहा जाता नहीं, कहा जाता है। अब प्लांट को जरूर लगाएं अगर अपनी जान को बचाना है। तो यहाँ पे एक बात आप सभी लोग विशेष तौर से और विशेष ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। प्लांट को जरूर लगाएं अगर अपनी जान को बचाना है। देखिए प्लांट जो हैं वो हम लोगों के कंप्लीमेंट्री होते हैं। कंप्लीमेंट्री का मतलब होता है संपूरक। अगर हम होंगे तभी प्लांट होंगे, अगर प्लांट होंगे तभी हम होंगे। ऐसा नहीं है कि प्लांट सोचे हम हैं तभी मानव हैं। हाँ, ये कह सकते हैं तभी मानव हैं, लेकिन जब मानव है तभी क्या कहते हैं, प्लांट भी हैं। ये भी जान लीजिए, क्योंकि इनको जो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को खुद ओरिजिनेट नहीं करते हैं, एटमॉस्फेयर से ही लेते हैं। इसीलिए आपने आज तक सुना है लोग मंगल पे जीवन की तलाश कर रहे हैं, यानी कि मंगल में लोग जीवन ढूंढ रहे हैं। लेकिन समय ऐसा चल रहा, जीवन में मंगल नहीं है, ठीक है। मंगल पे जीवन ढूंढ रहे हैं, नहीं ढूंढ रहे हैं, लेकिन वहां पे जीवधारी क्यों नहीं मिला। आज तक किसी भी स्पेस एजेंसी ने यह बताया है कि वहां पे एक पेड़ देखा गया, पेड़ भी तो नहीं देखा गया। यानी कि मंगल पे जंगल तक नहीं दिखे। जंगल में मंगल दिख जाए अलग बात है, लेकिन मंगल पे आज तक जंगल नहीं देखेंगे गए हैं। समझ में आई बात। तो कहने का मतलब क्या है, क्योंकि वहां पे अगर कोई नहीं है तो जायज सी बात है कि अगर वहां कोई जीव नहीं है तो जीव ना होने के कारण अगर हम देखें तो वहां पे कोई प्लांट भी नहीं है। तो ये एक दूसरे के हम लोग क्या हैं, कंप्लीमेंट्री हैं। जहां हम होंगे वहीं ये होंगे, जहां हम नहीं होंगे वहां ये भी नहीं होंगे। क्या पता मंगल के जीवधारी कोई और गैस कंज्यूम करते हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। जीवन के लिए जो गैसेस इसेंशियल हैं वो हम बताएंगे कौन सी गैसेस इसेंशियल हैं। जीवन के लिए ऑक्सीजन इसेंशियल नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब गैसें इसेंशियल होती हैं। लोग ऑक्सीजन लगा के आते हैं, ये भी गलत हो जाता है। तो अब आपसे सुनिए बाबू, अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, नाइट में कौन सा फोटोसिंथेसिस करता है। भैया मेरे लाल, अभी या तो तुम अभी आए हो, ठीक है, समझे, या तो क्या कहते हैं अभी आए हो ना, ईमानदारी से बताना, अभी आए हो ना आप, जस्ट नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, नेट डिस्कनेक्ट हो गया था बाबू। रात में एल्गी करते हैं, एल्गी की, वो भी सभी एल्गी नहीं, एल्गी की कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जो करती हैं, बाकी नहीं करते हैं। ध्यान दीजिए। अब क्वेश्चन देखिए, अगर आपसे पूछा जाए सूर्य का प्रकाश पौधों में किसके थ्रू प्रवेश करता है,
तो आपका बाबू आंसर क्या होना चाहिए? तो आपका आंसर होगा स्टोमेटा। क्या आंसर होगा? स्टोमेटा आंसर होगा। पत्ती नहीं, स्टोमेटा होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड किसके थ्रू प्रवेश करती है, तो भी आंसर आपका क्या होगा? स्टोमेटा। क्या आंसर होगा? स्टोमेटा। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीजन किसके थ्रू बाहर निकलती है, तो भी आपका आंसर होगा स्टोमेटा। अगर आपसे पूछा जाए कि पौधे किसके थ्रू पानी को यानी कि वेस्ट वाटर को एक्सक्रीट करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो भी आंसर क्या होगा? स्टोमेटा यानी कि रंध्र होगा। अब पानी किसके थ्रू बाहर निकालते हैं, ये इसका आंसर स्टोमेटा है। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि किस क्रिया द्वारा पानी बाहर निकलता है, ठीक, किस क्रिया द्वारा पानी बाहर निकलता है, तो आंसर चेंज हो जाएगा। किस क्रिया द्वारा पानी बाहर निकलता है, ठीक है, पानी बाहर निकलता है। अब यहाँ पे रिएक्शन पूछ रहा है, ठीक, निकालते हैं या निकलता है, निकालते हैं लिख दो, ठीक है, तो आंसर चेंज हो जाएगा। इस फिर क्या आंसर होगा? फिर आंसर होगा ट्रांसपायरेशन। क्या आंसर होगा? ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या होता है? ट्रांसपायरेशन को हिंदी में कहते हैं परिवहन क्रिया। अगर आपसे ये क्वेश्चन करे कि किस क्रिया द्वारा पानी बाहर निकलता है, वेपराइजेशन नहीं होता है, तो आंसर होगा ट्रांसपायरेशन। वेपराइजेशन रिएक्शन ट्रांसपायरेशन होती बाबू सेम है, लेकिन जब किसी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो वहां ट्रांसपायरेशन लिखा जाता है। जब किसी केमिकल प्रोसेस की बात करते हैं तो वहां वेपराइजेशन, यानी कि बायोटिक कंपोनेंट के लिए ट्रांसपायरेशन यूज होता है, एबायोटिक कंपोनेंट के लिए वेपराइजेशन यूज होता है। समझे? अब देखिए, लेकिन यही क्वेश्चन जब ये पूछता है कि किसके थ्रू पानी बाहर निकलता है, तो अपना आंसर क्या होता है? तो अपना आंसर हो जाता है स्टोमेटा। ये बात समझ में आई बात? बोलो भाई, सबको यहाँ तक क्लियर है? एबायोटिक क्या होते हैं? बाबू ये तो आपको ईवीएस वाले सर पढ़ाए होंगे, तुम लोग एक तो ध्यान से पढ़ते नहीं हो। एबायोटिक उनको कहा जाता है जिसको हम कहते हैं अजैविक घटक। अजैविक घटक का मतलब जिसमें जीवन नहीं है, ठीक है। और जो क्या कहते हैं बायोटिक होते हैं, बायोटिक उनको कहा जाता है जिसमें जीवन होता है, जो सजीव होते हैं वो बायोटिक होते हैं। सिंपल भाषा में सजीव को बायोटिक और निर्जीव को एबायोटिक कहा जाता है। अब ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन तो निर्जीव है, एबायोटिक कंपोनेंट में आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई, यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई? बोलो मेरे लाल, सब लोग फटाफट बोलिए। यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई? इसमें कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। अब देखो, अगर स्टोमेटा जो है, स्टोमेटा की बात करें तो स्टोमेटा में जब सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती तो खाना बनना शुरू होता है। अब सोचो, जैसे तुम ही हो, घर में अगर खाना बनाते हो तो कुकर में ढक्कन लगाते हो नहीं लगाते हो, कि बिना ढक्कन लगाए खाना बना लेते हो? बोलो, कुकर में, पतीली में, ठीक, जिसको आप फ्राई पैन कहते हो, पैन कहते हो, सब पे ढक्कन लगाना पड़ता है ना, यानी कि उसको बंद करना पड़ता है। प्रोसेस तभी शुरू होती है ना, प्रोसेस तो शुरू तभी होगी, होगी नहीं होगी? तो अगर सोचो, स्टोमेटा से लाइट जा रही है, स्टोमेटा से फोटो कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, तो जैसे एक पत्ती फोटोसिंथेसिस शुरू करेगी तो स्टोमेटा खुले होंगे या बंद होंगे? तब स्टोमेटा को बंद कर दिया जाता है। क्या होता है? तब स्टोमेटा को बंद कर दिया जाता है। अनिल राज कह रहे हैं ऐसे भी बनता है। बेटा भी की हम बात नहीं करते हैं, ठीक है, एक्सेप्शन आर नॉट काउंटेबल। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि निशाचर बने जा रहे हैं, कि आदमी आदमी ही की बात कर लो, कुछ ऐसे हैं जो रात को घूमने में उनको मजा आता है, रात में जगने में मजा आता है। अकॉर्डिंग टू लॉजिक, अकॉर्डिंग टू साइंस, जगना तो दिन में चाहिए, रात में इंसान को नींद ही लेनी चाहिए। तो आप कह दें कि वही एक परम सत्य, तो वो सत्य नहीं है, वो उनका क्या है, वो अपवाद है, जो क्या कहते हैं समझ लो इस इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
ये फैक्ट है। जितनी चीज़ें साइंटिफिक हैं, जो क्या कहते हैं साइंटिफिक तरीके से चीज़ें होती, उस पे बात की जाती, अपवादों पे बात नहीं की जाती। इसलिए एक्सेप्शन आर नॉट काउंटेबल प्लीज़। हाँ। देखिए हम लोग परिस्थितियों के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत निशाचर बन जाते हैं। भाई अब 10 दिन परीक्षा को जीवन भर तो सोना है, ठीक है? तो कर लिए। अब जिनका आए दिन लगा है वो पता चले रात में पार्टी कर रहे हैं, हू-हा कर रहे हैं, पता चले रात में वो घूम रहे हैं रोज़, उनकी बात करते हैं। वो क्या, वो तो इकोसिस्टम के विपरीत है। पढ़ने का भी अगर देखा जाए तो हाँ, अगर हम लोग का पोटेंशियल है, इंसान आज की डेट में नॉर्मली अगर देखें तो 12 बजे तक जगता है। तो अगर वो सुबह 8 बजे जग जाए, मतलब 8 बजे से पढ़ना शुरू कर दे, 6 बजे जगता है, तो बहुत समय होता है दिन में पढ़ने के लिए। रात ही कोई ज़रूरी नहीं होती, ठीक है? देखिए, तो यहाँ पे अगर देखें, क्योंकि इसीलिए एक लॉन्ग टाइम सर्वाइवल नहीं होता है। जब हम किसी इकोसिस्टम के विपरीत काम करते हैं, तो वो लॉन्ग टाइम काम नहीं करता है। सर, पूरी रात नहीं जग पाते, कोई बात नहीं। देखो बालक, तो यहाँ पे अगर देखें तो सुनिए, आप लोग क्वेश्चन से भटका देते हो, कोई चीज़ मिस हो जाएगी, फिर क्या कहते हैं तुम्हारा ही नुकसान होगा। और ये ऐसा क्वेश्चन जो आप पढ़े ही नहीं हो, मैं जानता हूँ तुम लोग नहीं पढ़े हो, ठीक? गारंटी के साथ कह सकते हैं नहीं पढ़े हो। जितना हम फोटोसिंथेसिस में बता रहे हैं, उसमें तुमको एक क्वेश्चन तो ऐसा मिल ही गया जो नहीं पढ़े थे, प्रकाश संश्लेषण दिन और रात में, ठीक है? और दूसरा भी जो बताने जा रहे हैं वो उम्मीद है आप नहीं पढ़े हो इतनी डिटेल में। अभी देखिए सुनते जाइए फोटोसिंथेसिस कहाँ तक जाती है। तो कहने का मतलब है कि जनरली अगर हम देखें तो क्या होता है कि हम अब जनरली बोलना पड़ रहा है, इसलिए ज़्यादा बात को काटने पे ध्यान ना दो, पढ़ने पे ध्यान दो। तुम लोग बात बहुत काटते हो, ठीक? ऐसा लगता है तुमको इसके लिए अवार्ड मिलेगा, ठीक? देखो, क्या होता है हम बंद करके ही क्या करते हैं फूड बनाते हैं। वैसे क्या होता है जब फोटोसिंथेसिस जब होने वाली होती है, यानी कि जब पत्तियों में सूर्य का प्रकाश और क्या कहते हैं पौधों पत्तियों के लिए जब भोजन पहुँच जाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड पहुँच जाती है, तो स्टोमेटा को क्या किया जाता है, स्टोमेटा को बाबू बंद कर दिया जाता है। अब स्टोमेटा को बंद कौन करता है? सवाल ये पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? सवाल ये पूछा जाता है, स्टोमेटा को बंद कौन करता है? अब अगर बंद होते हैं तो खुलते भी हैं, खुले ना, बंद ही हो जाएं तो फिर प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल जाएगा कहाँ से? तो याद रखिएगा, ध्यान दीजिए। अगला पॉइंट जो है वो ये है, स्टोमेटा को स्टोमेटा को खोलने व बंद करने का काम। किसको? खोलने व बंद करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? करने में भाग लेता है। तो खोलने व बंद करने में अगर हम देखें कौन भाग लेता है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर बाबू जो होगा वो होगा कौन? इसका आंसर है सोडियम। सोडियम एक ऐसा मिनरल्स है जो स्टोमेटा को खोलने और बंद करने में क्या लेता है? भाग लेता है। कौन सा मिनरल? सोडियम। ये इसका ये सिंबल है। यहाँ पे जो लोग आर्ट साइड के बाबू हैं वो जरा इसको लिख भी लें। तो सोडियम जो होता है वही स्टोमेटा को क्या करता है? खोलता है और वही क्या करता है? बंद भी करता है। ठीक है, सोडियम मिनरल्स। ठीक, अब गार्ड सेल पे ना जाओ, ठीक है, ध्यान दो इधर। ठीक, जो पूछा जाता है वो जितना पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ो, ज्यादा ज्ञान ना दो। ठीक, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, अब ये खोलता है बंद करता है। प्लांट में अब पत्तियों की बात हो रही, सावन का महीना चल रहा है, कितने लोग ऐसे हैं जो भोलेनाथ को बेलपत्री वगैरह चढ़ाए हैं अभी जल्दी में? बोलो। तो हम ये बता दें तुम लोग को, आशीर्वाद मिला है या श्राप मिला है? ठीक है, बहुत लोग चढ़ाए होंगे क्योंकि इस वक्त तो परीक्षा का दौर चल रहा है नहीं? सोच रहे भोलेनाथ के यहाँ मंदिर तो एक बार चले ही जाते हैं। ठीक, अब देखिए जरा हम बताते हैं, ठीक है, समझिएगा इसको। नहीं चढ़ाए कोई बात नहीं, लेकिन आपको एक बात की जानकारी होगी, एक बात की आपको जानकारी होगी कि अगर हम भोलेनाथ के मंदिर जाते हैं और वहाँ पे अगर हम बेलपत्र को चढ़ाते हैं
तो ये कहा जाता है कि कटी हुई बेलपत्र को नहीं चढ़ाना चाहिए। ये कहा जाता है ना? बोलो, कटी हुई बेलपत्र को नहीं चढ़ाना चाहिए, यही कहा जाता है। तो आप सोचिए ऐसा क्यों होता है? कटी हुई बेलपत्र कट क्यों जाती है? इसके पीछे का कारण जानिए। इसके पीछे का कारण ये है कि जो एक और मिनरल्स होता है बाबू, कौन सा मिनरल्स? ध्यान दीजिए, जिंक होता है। जिंक की कमी के कारण, किसकी कमी के कारण? जिंक की कमी के कारण जिंक जो होता है, उसकी जिंक की कमी के कारण पत्ती जो होती हैं, अब वो कोई भी पत्ती हो, चाहे बेलपत्र हो, चाहे कोई भी पत्ती हो, ठीक है, पत्ती चितकबरी हो जाती है। चितकबरी ही लिख के आता है। चितकबरी का मतलब क्या होता है ये बता देते हैं, यानी कि कट फट जाती हैं। ठीक, चितकबरी हो जाती हैं यानी कि कट फट जाती हैं। ठीक, शॉर्ट ब्रैकेट में लिख लेना, कट फट जाती हैं। तो यहाँ पे अब खुद सोचो, अगर कहते हैं ना, अगर कोई तुम्हारे घर आया हो, उसको गंदा पानी पिला दो, तो वो तुम्हें दुआ नहीं बद्दुआ देकर जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा? अगर आप उनको ईश्वर मानते हैं, आप उनमें बिलीव करते हैं और आप उन पर जाओ, ठीक है, पता चले कटी हुई बेलपत्र चढ़ा दो, तो जाहिर सी बात है भगवान तो समझ जाएंगे बेटा तुम हमको कुपोषण वाली चीजें खिला रहे हो, यानी कि कुपोषण वाली चीजें दे रहे हो, तो तुमको आशीर्वाद की जगह श्राप लग सकता है। समझे? हाँ, वाइटिस्ट भी हो जाती, हाँ। वो उसके पीछे और भी कई कारण होते हैं, ठीक, बताएंगे। यहाँ पत्ती वाला थोड़ा समझ लेते हैं। वाइट होता है तो वाइट के लिए वो डिजीज होती, फंगल के कारण लगती, ठीक है। हाँ, डिजीज पढ़ेंगे, प्लांट की भी पढ़ेंगे, ठीक। अरे वेट करो, लीफ येलो क्यों होती, सब कुछ बताएंगे। यहाँ पे ये बात समझ में आई। अब दूसरे मिनरल्स पे आ जाते हैं, ठीक। दूसरे मिनरल्स की अगर हम बात करें तो दूसरा मिनरल्स कौन सा है? दूसरा मिनरल्स पत्तियों में एक होता मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। मैग्नीशियम जो है यही क्लोरोफिल का निर्माण करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्लोरोफिल कौन बनाता है, क्लोरोफिल ऐसा नहीं जन्मांध है कि पत्ती बनी है तो क्लोरोफिल बन गया है, ऐसा नहीं। बनाने के लिए मिनरल्स लगते हैं। तो पत्तियों में क्लोरोफिल का निर्माण कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम, ठीक। दूसरी सबसे खास बात, अब जरा इसको डिटेल यहां समझ लीजिए। हमने बताया कि मैग्नीशियम किसका निर्माण करता है? तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल का निर्माण करता है। अब जब क्लोरोफिल बनेगा तो हमको पता है कि क्लोरोफिल के कारण पत्तियां कैसी होती हैं? हरी होती हैं। क्या होती? हरी होती हैं। अब जब मैग्नीशियम की कमी आने लगती है, किसकी कमी? मैग्नीशियम की कमी आने लगे। किसकी कमी आने लगे? मैग्नीशियम की कमी। तो जो ये क्लोरोफिल है, ये क्लोरोफिल बदलने लगता है कैरोटीन में। किसके कारण? किस में बदलने लगता है? कैरोटीन में। तो जब किसकी कमी के कारण? मैग्नीशियम की कमी के कारण बदलने लगता है। किस में बदलने लगता है? कैरोटीन में। और जब कैरोटीन में बदलता है तो पत्तियां क्या होने लगती हैं? पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। अब यहां से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और किस टाइप के पूछे जाते थे, जरा ये ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जैसे पहले क्वेश्चन इससे पूछा जाता था कि पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है, तो आप आंसर लगा देते थे क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, आपका आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ये क्वेश्चन कंप्लीटली एग्जाम से रिटायर्ड है, अब ये क्वेश्चन नहीं आता है। फिर पूछा जाने लगा कि पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होता है, तो पीला किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण? कैरोटीन के कारण होता है। अब ये क्वेश्चन आना शुरू हुआ, ये भी अब रिटायर कर रहा, अब थोड़ा अपडेटेड क्वेश्चन पूछा जाने लगा है। अब क्या पूछा जाने लगा है कि पत्तियों का रंग, सॉरी, अब क्वेश्चन पूछा जाता है क्लोरोफिल का मेजर कंपोनेंट कौन सा होता है, यानी कि क्लोरोफिल का मेन संघटक तत्व कौन सा होता है जिसके कारण क्लोरोफिल बनता है, तो आंसर क्या होगा? मैग्नीशियम। वर्तमान समय में यही क्वेश्चन आता है कि क्लोरोफिल का मुख्य संघटक तत्व कौन सा है, यानी कि मेजर कंपोनेंट कौन सा है,
तो आंसर क्या होगा बाबू? मैग्नीशियम। क्या आंसर होगा? मैग्नीशियम होगा। दूसरी सबसे खास बात जरा सुनिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर नेक्स्ट फ्यूचर का क्वेश्चन क्या हो सकता है? फ्यूचर का क्वेश्चन ये होगा, किस मिनरल्स की कमी के कारण पत्तियों का रंग पीला पड़ता है? अगर फ्यूचर में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से मिनरल्स के कारण पत्तियों का रंग पीला होता है, तो मिनरल्स दो हो सकते हैं जिसके कारण पत्ती पीली पड़ती है। एक तो मैग्नीशियम हो जाएगा कि मैग्नीशियम की कमी के कारण, दूसरा एक मिनरल्स और है जिसके कारण पीली पड़ती है, उसका नाम है नाइट्रोजन। क्या नाम है? नाइट्रोजन। मिनरल्स में दो आंसर हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन अगर क्लोरोफिल के रिस्पेक्ट में बात करें तो केवल मैग्नीशियम होगा। तो जब ये पूछ लिया जाए कौन से मिनरल्स, कौन से खनिज के कमी के कारण पत्तियों का रंग पीला होता है, तो दोनों में से किसी एक को आंसर लगाना है। एक ही ऑप्शन में आएगा, या तो मैग्नीशियम आएगा या तो नाइट्रोजन आएगा। अब इसका भी प्रैक्टिकली उदाहरण दे देते हैं। आप सबके घर में गेहूं की खेती तो होती होगी, बहुत बच्चे ऐसे जुड़े होते हैं जो रूरल एरिया से होते हैं, उनके घर में खेती भी होती है। जिनके घर में खेती होती है वो लोग देखे होंगे, गेहूं की खेती जब होती है तो गेहूं पीला पड़ने लगता है, तो उस पीलेपन को हम देख के महसूस कर ले जाते हैं कि अब इसको यूरिया की जरूरत है। यूरिया में क्या होता है? यूरिया में 46% नाइट्रोजन ही होती है। आगे हम इस पे भी डिस्कस करेंगे यूरिया के बारे में सब, ठीक। तो ये हमको पता चल जाता है, जैसे हल्का पीलापन मारता खेत, हम समझ जाते हैं कि यूरिया की जरूरत है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की कमी के कारण भी पत्तियां पीली पड़ती हैं। समझ में आई बात? यहां तक क्लियर है? बोलिए फटाफट, बोलिए। क्लियर है यहां तक? अब जरा एक बात और जान लीजिए, जैसे स्टोमेटा से एक चीज छूट गई, इसीलिए कहते हैं तुम लोग क्या कहते हैं, डिस्टर्बिंग वाली बात ना किया करो जिससे टॉपिक से अलग हो जाए। अब जो छूट गई है तुमको भी नहीं पता, तुम इतना ज्यादा पढ़े ही नहीं हो क्या छूटा क्या रहा है, ठीक। और हम भी अगर भूल जाएं तो अल्टीमेटली नुकसान तुम्हारा ही हो जाता है। इसलिए बाबू थोड़ा डाइवर्ट मत किया करो, ध्यान दो। स्टोमेटा से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता, क्वेश्चन क्या बनता? बहुत साधारण भाषा में, कौन सा पौधा ऐसा है जिसके स्टोमेटा सबसे बड़े होते हैं? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जहां होना चाहिए वहां नहीं है, तो याद रखिएगा, ठीक। कौन सा पौधा ऐसा है जिसके स्टोमेटा सबसे बड़े होते हैं? तो यूकेलिप्टिस का नाम सुना होगा, सुना है? यूके लिप्टिस का नाम सुना है? यूकेलिप्टिस, जिसको कहीं सफेदा बोला जाता है, कहीं इसको क्लस्टर बोला जाता है, कहीं इसको लिप्टिस बोला जाता है, यूकेलिप्टिस, ठीक है। तो यूकेलिप्टिस जो होता है इसके स्टोमेटा सबसे बड़े हैं, तो लिख लेना, इसके स्टोमेटा सबसे बड़े होते हैं। क्या होते हैं? स्टोमेटा सबसे बड़े होते हैं, ठीक, सबसे बड़े होते हैं, ठीक। ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, इनेमी ऑफ एनवायरनमेंट इसे कहा जाता है, पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा इन्वायरमेंट साइंस में। दूसरा क्या कहते हैं, अगर हम देखें तो लिख लो, अब तुम लोग पढ़े हो नहीं पढ़े हो, हम जब पढ़ा रहे हैं तो हम लिखा देते हैं, इसको ही पर्यावरण का क्या कहते हैं? पर्यावरण का दुश्मन कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक। पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है। दूसरा अगर हम देखें तो यूकेलिप्टिस जो होता है इसको बाढ़ का आतंक कहते हैं। क्या कहते हैं? बाढ़ का आतंक कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, टेरर ऑफ फ्लड, ठीक। बाढ़ का आतंक, बाढ़ का आतंक क्यों कहते हैं? क्योंकि बाढ़ के आतंक की अगर बात करें तो इसलिए बाढ़ का आतंक कहा जाता है, सुनोगे, बाढ़ का आतंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सबसे ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब करता है, सबसे ज्यादा मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। अब इसमें फोटोसिंथेसिस भी बहुत ज्यादा होती है। फोटोसिंथेसिस ज्यादा होने के कारण, फोटोसिंथेसिस, एक सेकंड, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होने के कारण क्या होता है? पानी, खाना ज्यादा बनता है। अब ज्यादा खाना बनेगा तो खाएगा भी ज्यादा, इसीलिए इसकी ग्रोथ भी जल्दी होती। भाई जैसे तुम ही हो, ज्यादा खाओगे तो जल्दी तुम्हारी ग्रोथ होगी, तुम ज्यादा हष्ट पुष्ट रहोगे, है नहीं? और जब ज्यादा खाओगे तो ज्यादा निकालोगे भी, ये भी सिंपल बात है। जैसे मान लो कोई सुबह सुबह ना गया हो तो उससे कहते हैं भैया आज गए नहीं, तो कहता है अरे क्या बताएं, रात तुम कुछ खाए ही नहीं थे तो जाएंगे कहाँ से,
ठीक, तो वैसे जब ये खाना ज़्यादा खाते हैं तो निकालते भी ज़्यादा हैं। अब निकलने के नाम पे इनमें क्या होता है? तो इनमें वेस्ट वाटर ही होता है जो निकलता है। तो इसलिए ये पानी का एक्सक्रेशन अदर प्लांट से ज़्यादा करते हैं। मतलब ये नहीं कि बाढ़ आ जाए, मतलब कहने का मतलब क्या है? अदर प्लांट जो हैं उससे ज़्यादा करते हैं, इसलिए इसको कहा गया ये तो बाढ़ का आतंक है। जैसे सपोज़ दैट वैसा ही है। मोहल्ले के 4 लड़के 4 दोस्त हैं जो घूमते हैं, ठीक? लेकिन उसमें एक ऐसा जो थोड़ा ज़्यादा घूमता, तो उसको लोग कह देते हैं ये तो आवारा हो गया। ऐसा नहीं 3 नहीं घूमते हैं, घूमते तीनों हैं, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा घूमता। वैसे हर पौधा पानी निकालता, लेकिन ये कुछ ज़्यादा निकालता, इसलिए इसको कहते हैं ये तो लगता है बाढ़ का आतंक हो रखा है, बाढ़ लाएगा, इसलिए ऐसा कहा जाता है। यूकेलिप्टस प्लांट याद नहीं आ रहा है। यूकेलिप्टस प्लांट क्लस्टर होता है, बहुत लंबा प्लांट ये होता है। मूल रूप से यूकेलिप्टस की अगर बात करें, ये एनेमी ऑफ एनवायरनमेंट है, सबसे ज़्यादा सॉइल पॉल्यूशन को फैलाता है, इसीलिए पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है। क्योंकि खाना बनेगा भी ज़्यादा, क्यों कहा जाता है पर्यावरण का दुश्मन? अब ये भी जान लो। खाना अगर ज़्यादा ये बनाता है, तो ज़ाहिर-सी बात ज़्यादा मिनरल्स भी चाहिए, ज़्यादा पानी भी चाहिए। तो जहाँ पे इसको लगा दिया जाता है, वहाँ के ज़मीन के मिनरल्स और पानी सब सोख लेता है, ठीक है? जब सोख लेता है जब सोख लेता है, तो ज़ाहिर-सी बात है, जब वो मिनरल्स और पानी सब सोख लेता है, तो वहाँ की ज़मीन की प्रोडक्टिविटी का लॉस हो जाता है। इसीलिए इसको पर्यावरण का दुश्मन कहते हैं। ये अल्टीमेटली सॉइल पॉल्यूशन को क्या करता है? फैलाता है। समझ में आई बात? क्लियर? हाँ, ठीक। मूल एक और बात बता देते हैं, यूकेलिप्टस जो है मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया की प्रजाति है, इंडिया की प्रजाति नहीं है। इंडिया में इस पर बैन लगा दिया गया है भारत सरकार के द्वारा कि इसको लगाया नहीं जा सकता, लेकिन अब भारत सरकार खेत-खेत थोड़ी ना घूम रही है, लोग लगा लेते हैं, ठीक है? चलिए, यहाँ तक समझ में आ गई बात? बोलो क्लियर हो गया सब कुछ? फटाफट बोलिए भाई जल्दी-जल्दी। सब लोग बोलिए ज़रा एक बार फटाफट क्लियर हो गया? बोलो, बोलो भाई। बहुत अच्छे। अब आपका फ़ोटोसिंथेसिस खत्म हुआ है। तो आप सोचिए 50 मिनट केवल फ़ोटोसिंथेसिस का लेक्चर था। अगर अभी कहाँ, अगर यही यूपीएससी में, यूपीपीएससी में मतलब क्या कहते हैं स्टेट पीएससी में पढ़ा दें, तो यही चलेगा 2 घंटे तक। अभी बहुत कुछ इसमें हो सकता है, समझे? अब विक्स बनता है, टॉफ़ी बनती है, लॉलीपॉप बनता है, ये बाबू हमें नहीं पता क्या-क्या बनता है, ठीक है? लेकिन हाँ, जो साइंस से रिलेटेड है वो मैं बता सकता हूँ। यूकेलिप्टिस को हिंदी में भी लिप्टिस ही कहा जाता है। कुछ लोग लिप्टिस कहते हैं, कुछ लोग यूकेलिप्टिस कहते हैं, कुछ लोग क्लस्टर कहते हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं इसको सफ़ेदा कहते हैं। अब जितने नाम हम सुने-सुनाए हैं इधर-उधर से वही आपको बता सकते हैं। बाकी हम नहीं बता सकते। अरे आप गूगल पे जाना, यूकेलिप्टिस लिखना, इमेज पे क्लिक करना, खट से तुमको दिख जाएगा, बात खत्म। ठीक, क्या बताएँ? मुन्ना कुमार क्या बताएँ सर इसके बारे में? अरे! इतना टाइम नहीं कि फर्जी वाला प्रपंच करें, ध्यान दो। अगले टॉपिक पे आ जाओ। पत्ती के बाद क्या आएगा? फूल आएगा। चलिए, अब आ जाते हैं फूल के बारे में। फूल यानी कि फ्लावर, ध्यान दो। फूल, फूल क्या होते हैं? बिल्कुल कॉमन शब्द लिखो। अब फूल जो है, फूल की जब हम बात करते हैं तो ये तत्सम तद्भव शब्द होता है। लेकिन इसीलिए हम बोलचाल में फूल ही बोलते हैं, कहते हैं भैया फूल दे दो। ठीक यही बोलते हैं ना फूल, क्योंकि इजी पड़ता है तद्भव शब्द। और इसी का तत्सम जो होता है वो पुष्प होता है। क्या होता है? पुष्प। अगर आप किसी के पास जाओ कह दो पुष्प दे दो, तो बोलने में ही ताकत लगती है। 4 बार पुष्प दे दो तो 4 रोटी खाओ तो पुष्प बोलने में हजम हो जाएँगे, डाइजेस्ट हो जाएँगे। इसलिए क्या कहते हैं, हमेशा ऐसे शब्दों को पढ़ना चाहिए जो बोलने में, वे ऑफ टॉकिंग में हमारे हों। ठीक, वो क्या पढ़ते हैं? इजी पढ़ते हैं। अब फूल पुष्प में सब जानते हैं क्या होता है। चलो फूल की बात करते हैं। फूल की अगर बात करें तो पहले इससे 2 फैक्ट हैं जो जान लीजिए क्या फैक्ट होते हैं। इससे एक फैक्ट पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन-सा है? क्वेश्चन पूछता है दुनिया का सबसे बड़ा फूल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा फूल कौन सा है, तो आंसर क्या होगा? सबसे बड़ा फूल। तो सबसे बड़ा फूल जब हम बात करते हैं तो ये बाबू जो होता है सबसे बड़ा फूल है रेफ्लेशिया। कौन सा है?
रेफ्लेसिया। सबसे बड़ा फूल जो है वो कौन सा है? रेफ्लेसिया है। अब अगर पूछ लिया जाए ये खिलता कहाँ है, तो ये खिलता है इंडोनेशिया में। कहाँ खिलता है? इंडोनेशिया। ये सब ने पढ़ा है, कुछ फैक्ट हैं जो आपको जानकारी होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछता है कि सबसे छोटा फूल कौन सा है। अगर हम पूछे सबसे छोटा फूल कौन सा है, तो क्या आंसर होगा? आप लोग भी जरा कमेंट करके बताओ, सबसे छोटा फूल कौन सा है? तो सबसे छोटा फूल की जब बात करते हैं तो आंसर बाबू हो जाता है कौन सा? बोल्फिया। क्या आंसर होता है? बोल्फिया हो जाता है। अब यहाँ पे देख लो बोल्फिया। अब बोल्फिया हो गया। ये कहाँ खिलता है? तो अफ्रीका में खिलता है। कहाँ मिलता है? अफ्रीका में मिलता है। ठीक है, ये इसके फैक्ट है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, कुछ बातें हम तुम लोगों को बताने जा रहे हैं। जब किसी पौधे में फूल आते हैं, ठीक है, तब उस पौधे में ये उम्मीद की जाती है कि अब फल आएँगे। यही कहा जाता है ना? जब किसी पौधे में फूल आते हैं तो कहते हैं अब तो फल आने का समय हो गया है। कहते हैं नहीं कहते हैं? फल पौधों की संतानें होती हैं। क्या होती हैं? संतानें होती हैं। जैसे किसी के घर में मान लो किसी व्यक्ति को संतान नहीं होती, तो कहते हैं इनके ये ऐसे क्या कहते हैं ठेठ पेड़ हैं, या कह सकते हैं ये ऐसे सूखे पेड़ हैं या ऐसे कलंकी पेड़ हैं जो समाज ताना मारता है, जिनमें एक भी आज तक फल नहीं लगा, यानी कि जिनके एक भी संतान आज तक जन्म नहीं ली। फूल इस बात का फूल जो होते हैं वो इस बात के लिए इंडिकेट करते हैं कि पौधे जो हैं वो जवान हो गए, पौधे जो हैं वो यंग हो गए, पौधे यानी कि रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हैं, यानी कि संतान को जन्म देने के लिए तैयार है। ऐसे बहुत सारे श्रृंगार रस में ये क्या कहते हैं शब्द यूज किए जाते हैं कि लहलहाते सरसों के खेतों, ऐसे देखो जैसे शब्दों में यूज किया जाता है। तो ये इंडिकेट करता है कि इन ये लोग जो हैं यंग हो जाते हैं। यंग होने की निशानी क्या होती? यंग होने की निशानी क्या होती? आप सब लोग भी यंग ही हैं। अभी क्या कहते हैं 2-3 शब्द बोले जाते हैं। कहते हैं कि हम अभी यंग हैं, फिर हम कहते हैं हम एडल्ट हो गए। एडल्ट और यंग में फ़र्क क्या होता है? एडल्ट में वो यंग आते हैं जो मैच्योर भी हो जाते हैं। ठीक? यानी कि सिचुएशन को देख के अपना कुछ भी कोई भी कदम उठाते हैं, तो सिचुएशन को सोच समझ के कदम उठाते हैं। दूसरा अगर हम देखें, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। दूसरा अगर देखें, एक यंग जो पीरियड है, यंग पीरियड जो होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं? यंग पीरियड में आकर्षण की क्रिया शुरू हो जाती है। आकर्षण का मतलब अगर कोई 2 व्यक्ति हैं, यंग हो रहे हैं, तो वो एक-दूसरे के प्रति उनका आकर्षण शुरू हो जाएगा। अगर कोई मादा है, तो नर की तरफ आकर्षित होगी, नर है तो मादा की तरफ आकर्षित होगा। एक और तुम लोगों को जानकारी की बात बता दें, ध्यान से ये बात सुनिएगा। अगर कोई नर की बात करें यानी कि किसी मेल की बात करें, मेल में ऐसा कोई हार्मोन नहीं होता है जो मेल की तरफ कोई आकर्षित हो, फीमेल आकर्षित हो। कभी कोई ऐसा हार्मोन नहीं होता है, हमेशा याद रखिएगा। मेल की तरफ मेल में ऐसा कोई हार्मोन है ही नहीं जो फीमेल्स को अपनी अपनी ओर अट्रैक्ट कर सके। कभी ये रेयरेस्ट ऐसा सुना ही नहीं होगा कि कोई फीमेल आई हो किसी को प्रपोज़ल दे रही हो कि मैं आपको पसंद करती हूँ या आप मुझे पसंद हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और अगर ऐसा हो रहा तो समझो उस फीमेल की कोई ज़रूरत है आपसे बहुत बड़ी, जिसको उल्लू सीधा करना। क्योंकि साइंटिफिक लॉजिक में अगर देखा जाए तो ऐसे कोई मेल में हार्मोन नहीं होते हैं, केवल और केवल फीमेल्स में ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो मेल को अपनी तरफ वो क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं। सेम कॉन्सेप्ट प्लांट के साथ भी होता है। प्लांट में भी मेल में कोई ऐसा हार्मोन नहीं होता है जो फीमेल को आकर्षित करे। फीमेल्स में ही ऐसे हार्मोन होते हैं जो मेल को आकर्षित करें। प्लांट में भी मेल फीमेल होते हैं। जब प्लांट का युवा पीरियड होता है, जब प्लांट क्या कहते हैं यंग होते हैं, तो उनमें भी आकर्षण होना शुरू हो जाता है। अब देखिए, यानी कि फूल जो हैं यंग पीरियड में आते हैं, इसका मतलब पौधा जनन के लिए तैयार होता है। अब जरा एक बात बहुत विशेष तौर से याद रखिएगा, फूल जो होते हैं वो प्लांट की रिप्रोडक्टिव रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। रिप्रोडक्टिव रिएक्शन का मतलब क्या होता है? जिसको हम लोग कहते हैं
जनन, हिंदी में जनन क्रिया कह सकते हैं, यानी कि और यानी रिप्रोडक्टिव रिएक्शन यानी कि जनन क्रिया में भाग लेते हैं, जब ये एक दूसरे से क्रॉस करते हैं संतान उत्पन्न करने के लिए। तो ये हो गया कि फूल, ये क्वेश्चन पूछा गया है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में, क्योंकि आप लोगों के यहाँ तो पहली बार ये टेस्ट हो रहा है, तो अदर स्टेट में ये आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता फूल किस क्रिया में भाग लेते हैं, तो फूल जनन क्रिया में भाग लेते हैं। किस क्रिया में? जनन क्रिया में। ठीक है सर, साइड प्लीज स्क्रीन। हाँ देखिए, अब देखिए जरा ध्यान से सुनिएगा। अब इसके बारे अभी थोड़ा जानते रहिए। अब जनन क्रिया की जब हम बात करते हैं, ठीक, जैसे रिप्रोडक्शन रिएक्शन है, तो जनन क्रिया को होती कितने प्रकार की, जनन क्रिया होती कितने प्रकार की, ये भी जरा जान लो, क्योंकि जानना जरूरी है। जनन क्रिया की जब हम बात करते हैं तो वो दो प्रकार की होती है, या हम यहाँ पे लिख देते, यहीं पे समझाते हैं, जगह खराब ना करें, डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। ठीक, रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट, तो अगली हेडिंग जो है वो कौन सी है? रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट। ठीक, यानी कि पौधों में जनन। ठीक, पौधों में, ठीक, पौधों का जनन। ठीक, अब देखो कितने टाइप का होता है ये जानिए। जो रिप्रोडक्टिव रिएक्शन होती है वो दो टाइप की होती है। पहली रिएक्शन जो होती है उसको हम लोग कहते हैं सेक्सुअल। सेक्सुअल को हिंदी में कहा जाता है लैंगिक जनन। क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। दूसरी जो होती है उसको हम लोग कहते हैं एसेक्सुअल। ठीक, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अलैंगिक जनन। बहुत सिंपल भाषा में तुमको समझा देते हैं ये दोनों होते क्या है। अगर हम सेक्सुअल की बात करें, यानी कि जब हम लैंगिक जनन की बात करते हैं, तो लैंगिक जनन उसको कहा जाता है जिसमें पार्टनर की आवश्यकता होती है, यानी कि मेल अलग होगा, फीमेल फीमेल अलग होगा, और अगर हम देखें फीमेल जो होगी वो क्या होगी? अलग होगी। तो अब ये दोनों एक दूसरे से क्या कहते हैं? संपर्क में आते हैं, तभी ये रिप्रोडक्शन पॉसिबल है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें पार्टनर की आवश्यकता होती है। क्या होती है? पार्टनर की आवश्यकता होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी भी पार्टनर की आवश्यकता नहीं होती है। वो एक, मान लो अगर पौधे की बात कर रहे हैं तो वो एक पौधा है, वो अकेले इस धरती पे आया है, अकेले अपना जीवन जिएगा, अकेले खुद ही बच्चा पैदा कर लेगा, यानी कि अपने संतानें पैदा करेगा, खुद ही जनरेशन ग्रोथ करेगा, खुद ही इस धरती से निपट के चला जाएगा। ठीक है, लेकिन इस जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें तो पार्टनर की आवश्यकता होती है। अब जरा यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है, इसको जरा बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लो अब हम लोग, अगर हम पूछें कि जो हम लोग हैं, हम लोगों में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, तो आंसर क्या होगा? पहले तो इसका आंसर दो। जंतुओं पे, हम आप लोगों के बारे में, अपने बारे में पूछ रहे हैं, बताइए। अगर हम लोग अपने बारे में बात करें तो कौन सा रिप्रोडक्शन होगा? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। बौरा गए हो क्या? ठीक, तो क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अब देखिए, अब जैसे मान लो, अब इसको समझिएगा, जैसे हम मेल हैं, कोई फीमेल है, अब हम लोगों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये सत्य बात भी है, ठीक है, ये फैक्ट है। अब मान लो रिप्रोडक्शन होना है, तो हम लोगों में जितने भी जंतु होते हैं, यानी कि एनिमल किंगडम से आते हैं, उनमें एक और गुण पाया जाता है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो अगर रिप्रोडक्शन होना है तो मेल फीमेल के पास चला जाता है, या फीमेल मेल के पास चली आती है, रिप्रोडक्शन हो जाता है। अब मान लो कोई दो प्लांट है, प्लांट जो है एक यहाँ लगा है, ये मेल है, और दूसरा प्लांट यहाँ लगा है जो फीमेल है। अब इन दोनों को रिप्रोडक्शन करना, भाई संतान की ग्रोथ करनी, जनरेशन को आगे बढ़ाना, तो रिप्रोडक्शन होना मैंडेटरी है, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल है। इन दोनों को करना, तो ये तो बेचारे एक दूसरे के पास जा नहीं सकते, ये तो चल ही नहीं सकते। चल सकते? चल ही नहीं सकते। अब ये तो है नहीं एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे हैं उससे कुछ हो जाए, इससे तो होना नहीं। एक दूसरे को देख के पता चले वो मार हमारे झोंक रहे हैं, इससे कुछ हो जाए, इससे भी कुछ नहीं होना है। तो क्या है, इनमें कैसे होगा?
इसीलिए ये बात नेचर के सामने भी, यानी कि जिस नेचर ने इन सबको बनाया है, उसके सामने भी ये टास्क था। इसलिए नेचर ने क्या किया, जो फूल होता है, यानी कि जो फ्लावर होता है, इसी फूल में मेल और फीमेल दोनों भाग को क्या किया, बना दिया। मेल और फीमेल दोनों भाग को बना दिया, ताकि आसानी से, अगर ये चल नहीं सकते हैं, तो इनमें भी क्या हो सके, रिप्रोडक्शन हो सके। समझ में आई बात? बोलो, यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ, बताइए फटाफट। अब जिसमें पार्टनर की मान लो आवश्यकता नहीं है, जैसे अलैंगिक जनन, तो इसके जनन में कौन भाग लेता है? तो इस जनन क्रिया में ध्यान दीजिएगा, ये जड़ से भी जनन होता है, यानी कि रूट से, ये तना से भी जनन हो जाता है, यानी कि स्टेम से, ये पत्ती से भी जनन हो जाता है, यानी कि पत्ती से। ठीक है। अब देखिए, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें कौन भाग लेगा? तो इसमें यानी कि पुष्प, जिसको तुम लोग कहते हो बोलचाल की भाषा में फूल। समझे? तो इसी जो फूल हैं, वो रिप्रोडक्शन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन कौन सी रिप्रोडक्शन रिएक्शन? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यानी कि लैंगिक जनन में भाग लेते हैं। बिल्कुल, नेचर ने, कहते हैं ना, जो ईश्वर ने बनाया है, वही केवल संपूर्ण है, उसी में कोई कमी नहीं। मानव की बनाई हुई हर चीज में कोई ना कोई कमी आती रहती। समझे? जैसे हम लोगों ने ये टेक्निकल पूरा सिस्टम बनाया, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आप यहाँ से लगभग 1000 किलोमीटर दूर बैठे पढ़ रहे हैं। अब इसमें ग्लिच आ सकता है, क्यों? क्योंकि मानव की बनाई गई चीज है, इसमें कमी हो सकती। अब देखिए, चलिए इधर आ जाते हैं। अब भाई फूल का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा हमें, ये तो सबसे बड़ा टास्क का काम है यार। चलो लेकिन बना देते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। फूल का स्ट्रक्चर बना देते हैं। हम्म गड़बड़ा जा रहा भाई। यार गड़बड़ ही बन गया पूरा। ये है फूल का स्ट्रक्चर। क्या है? ये है फूल का स्ट्रक्चर। अब ये फूल है कौन सा फूल? गुड़हल का फूल है। किसका फूल है? गुड़हल का फूल है। अब ये तुमको गुड़हल तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा होगा, गुड़हल बिल्कुल नजर नहीं आ रहा होगा। ठीक है, देखिए होता क्या, गुड़हल के फूल को अगर लो और उस फूल को लॉन्गिट्यूड काट दो। देखिए, किसी भी चीज को दो तरीके से काटा जाता है, एक होता लैटिट्यूड, दूसरा होता लॉन्गिट्यूड। जैसे ये पेन है, इस पेन को अगर यहाँ से मैं काटूं, यहाँ से काटूं, तो ये लैटिट्यूड काट है। अगर मैं इस पेन को ऐसे चीरते हुए चलाऊं, तो इसको लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। अगर गुड़हल के फूल को, ठीक, ज्यादा ध्यान से सुनो इधर, ठीक, ज्यादा मिक्स है क्या नहीं, ये गुड़हल का फूल है। अगर लॉन्गिट्यूड को काटोगे, तो जब काटोगे तो उसके अंदर का स्ट्रक्चर दिखने लगेगा, और जो अंदर का स्ट्रक्चर दिखेगा एक साइड से, वो ऐसा स्ट्रक्चर होगा। अब जरा समझिएगा इसमें कौन सी चीज क्या है, क्योंकि यही चीजें पूछी जाती हैं। ये जो होता है,
ये बच्चा कैलिक्स होता है। कैलिक्स को हिंदी में कहते हैं बाह्य दल, बाह्य दल पुंज। हिंदी में कैलिक्स को बाह्य दल पुंज कहा जाता है। ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा है इसको बाबू कहा जाता है कोरोला। क्या कहते हैं? कोरोला। कोरोला कहते हैं इसको। कोरोला के अलावा अगर हम देखें तो पेटल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेटल्स भी कहते हैं। लेकिन पेटल्स कॉमन शब्द है, कोरोला जो होता है साइंटिफिक वर्ड है, पेटल्स। ठीक है। ये इसकी अगर हम बात करें ये वाला, तो देखो ये वाला हिस्सा जो है ये फिलामेंट है। क्या है बच्चा? फिलामेंट है। ठीक, फिलामेंट। ठीक, फिलामेंट को फिलामेंट हिंदी में कहेंगे। ये वाला हिस्सा जो है इसको एंथर कहा जाता है। एंथर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो हिंदी में इसको पराग कोष कहते हैं। क्या कहते हैं? पराग कोष। ठीक है। अब देखो थोड़ा रंग बदल भी लेते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो ये बाबू स्टिग्मा है। क्या है? स्टिग्मा है। स्टिग्मा है। और ये वाला हिस्सा अगर हम देखें तो ये वाला हिस्सा स्टाइल होता है। क्या होता है? स्टाइल होता है। अभी हिंदी लिखने की जगह नहीं, मैं जब समझाऊंगा तो लिखूंगा। ठीक, स्टाइल है। और ये वाला हिस्सा ये ओवरी होती है। ओवरी यानी कि अंडाशय होता है। ठीक है। और ये वाला हिस्सा ये ओव्यूल होता है। ओव्यूल यानी कि बीजांडसन होता है। क्या होता है? बीजांडसन होता है। अब जरा समझिएगा, जरा यहाँ पे सभी लोग समझिए। पहली चीज क्या होता है कोरोला, क्या होता है? मतलब ये जरा मैं तुम लोगों को गुड़हल का फूल दिखा देता हूँ। एक सेकंड, जरा ध्यान से सुनिएगा। गुड़हल, गुड़हल इंटर करें ये कंप्लीट इमेज। सिट कहाँ? गुड़हल, गुड़हल जो हम देखना चाहते हैं वो नहीं दिख रहा। गुड़हल फ्लावर, फ्लावर। अरे केवल फ्लावर एक दिख जाओ। जो देखो बच्चा इसमें समझ जाओगे। ठीक है। जरा तुम लोगों को दिखा देते हैं अच्छे से। देखो ध्यान दो इधर। ठीक, ध्यान दो। मैं जरा दूसरी स्लाइड पे इसको चिपका रहा हूँ। ठीक है, ताकि अच्छे से तुम लोगों को सब चीज क्लियर हो जाए। ध्यान से सुनिएगा जरा। ये वाला जैसे स्ट्रक्चर है, यही था। हाँ यही। देखिए ये वाला अगर स्ट्रक्चर है तो इसको अगर हम समझने का प्रयास करें, जरा ध्यान दीजिएगा। यहां से वहां कैसे समझ में आएगा? ठीक है, जरा ध्यान दीजिए। अगर इसको यहां से ऐसे हम चीरते हुए काट दें, चीरते हुए काट दें, तो जो स्ट्रक्चर निकल के आएगा वो ये आएगा। अब इस स्ट्रक्चर में जरा ध्यान सुनिएगा। इसमें सबसे नीचे क्या है? कैलिक्स। कैलिक्स क्या होता है? ये वाला फूल देखिए। इस फूल में अगर आप देखोगे तो ये वाले जो आपके ग्रीन कलर के ये कांटे जैसे होते हैं, ये ग्रीन कलर कांटे जैसे ये वाले ये होते हैं ना, ये इसी में जिसमें फूल सेट होता है, इसी हिस्से को कहा जाता है कैलिक्स। क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलिक्स। तो अगर हम देखें तो ये फूल का सबसे बाहरी भाग होता है। क्या होता है? फूल का सबसे बाहरी भाग होता है। सबसे बाहरी भाग का मतलब इसीलिए इसको कहते हैं बाह्य दल पुंज। तो फूल का जो सबसे बाहरी भाग होता है उसी को कैलिक्स कहा जाता है, यानी कि उसी को बाह्य दल पुंज कहा जाता है। अब सबसे बाहरी भाग, अब ये जो है,
अब इस फूल को पकड़ो और थोड़ा, अगर फूल होगा कभी चेक करना, फूल को ऐसे ये दोनों पकड़ के, ये पत्तियां जो हैं इनको ऐसे खींचो, तो थोड़ा नोचने के लिए ताकत लगानी पड़ती है। अब आदमी नोचने पे आ जाए तो आदमी को नोच डाले, ठीक है, लेकिन फिर भी ताकत लगानी पड़ती है। तो इसका बेसिकली, तो यहाँ पे अगर इसकी डेफिनेशन की जब बात होती है तो हम बस इतना लिखते हैं, यह फूल का बाहरी भाग होता है, और बाहरी भाग है तो इसका काम क्या है, ये फूल को प्रोटेक्ट करता है, यानी कि फूल को सुरक्षा देता है। इसीलिए जब आप इसको थोड़ा नोचने का प्रयास करते हो तो इतनी आसानी से ये फटता नहीं है। तो इतनी आसानी से ये फटता नहीं है, समझे बालक? तो यहाँ पे अगर देखें तो ये बाहरी भाग है, इसलिए फटता नहीं। अब जो ये रंगीन कलर का है, इसी को हम लोग कहते हैं कोरोला। जरा इसको समझ लो, देन हम क्या कहते हैं बताते हैं। और ये वाला जो पूरा धागा निकला हुआ, इसी पूरे धागे को अगर हम देखें तो इस पूरे धागे को हम लोग कहते हैं क्या? इस पूरे धागे को हम लोग कहते हैं गाइनोसियम। अब गाइनोसियम होता क्या है ये अभी बताएंगे। ये गाइनोसियम कहलाता है। यही पूरा कलश जैसा स्ट्रक्चर होता है, और इसमें ये जो पीले कलर के ऐसे निकले हुए हैं, ये थोड़ा जूम करेंगे तो ऐसे होते हैं। ये जो है स्ट्रक्चर पीला जिसमें लगा, इसको हम लोग कहते हैं फिलामेंट। क्या कहते हैं? फिलामेंट। ये केवल यहाँ समझ लो वहां है क्या। और ये जो है सबसे ऊपर का स्टिग्मा है, क्या है? देखो इसमें भी 3 ही थे, है नहीं? वहां पे हमने 3 बनाया था, इसमें भी देखो 3 ही निकले हुए हैं, 3 ही निकले हैं बाबू, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर यहाँ पे देखें तो ये बालक 3 ही यहाँ पे निकले हैं। कितने निकले हैं? 3 ही निकले हैं, इससे ज्यादा नहीं निकले। क्यों? क्योंकि होते ही स्टिग्मा जो होते हैं वो 3 होते हैं, ठीक? स्टिग्मा। अब देखिए, तो ये कोरोला हो गया, ये गाइनोसियम हो गया। यहाँ पे जो ऐसे, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो ऐसे स्ट्रक्चर ऐसे लगे होते हैं, ये फिलामेंट होता है, ठीक है, ये थोड़ा अलग हट गया, ठीक है। और ये जो हिस्सा गोल गोल होता है, ये एंथर होता है। क्या होता है? एंथर होता है। होपफुली आप लोगों को थोड़ा बहुत यहाँ पे फूल से क्लियरिटी आ गई होगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से इसको जरा हम क्लियर कर देते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट अपनी स्लाइड पे आ जाते हैं और अपनी स्लाइड पे समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फूल की जब हम बात करते हैं तो फूल में जो सबसे बाहरी हिस्सा हम लोगों को जो दिख रहा है वो कौन सा दिख रहा है? कैलिक्स है। क्या है? कैलिक्स है, बल्ब नहीं होता है, ठीक। कैलिक्स है। कैलिक्स की अगर बात करें तो कैलिक्स की बालक डेफिनेशन क्या होगी? तो कैलिक्स की डेफिनेशन की जब हम बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं, कैलिक्स हिंदी में कहते हैं बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज। अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि यह सबसे बाहरी भाग होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बाहरी भाग होता है, ठीक, बाहरी भाग होता है, ये इसकी क्या है? डेफिनेशन है, सबसे बाहरी भाग होता है, ठीक। बहुत छोटी छोटी लिखना। दूसरा अगर देखें इसका काम क्या है, तो काम की अगर बात करें तो ये क्या करता है? ये फूल को प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट यानी कि ये सुरक्षा देता है, तो ये पूरे फूल को सुरक्षा देने का काम करता है, ठीक। तो ये हो गई हमारी पहली हेडिंग। क्या हो गई? पहली हेडिंग हो गई, ठीक। गाइनोसियम ही पॉलन ग्रेन ट्यूब बोलते हैं। जरा वेट करो, पॉलन ग्रेन ट्यूब नहीं होता है, ठीक, इंतजार करो। तुम लोग को एक तो जानते हो, या तो क्या कहते हैं, हम ऐसे खटाखट कहो तो खींच देंगे। अगर इतना परेशान करोगे, सुबह सुबह पहली क्लास तुम लोग की होती है और तुम लोग के इतने नौटंकी, इतने चोचले हैं कि पूछो ना। ये अपने आप को इतना ज्ञानी समझते हो तो भैया तुम ही यहाँ खड़े हो जाओ, पढ़ा दो, ठीक है। डिस्टर्ब करते हो खाली, ठीक। हालत वो है, हे भारत माता मुझे कुछ नहीं आता, और क्या कहते हैं, ज्ञान सबसे उच्च कोटि का दोगे। ऐसा लगेगा कि बिहार के आप नए बुद्ध आप ही हो, ठीक। इस कलयुग के बुद्ध आप ही कहलाओगे। तो थोड़ा पेशेंस रखा करो यार। जब हम इतनी चीजें इतनी डिटेल में बता रहे हैं कि एक एक चीज को आप कंफ्यूज ना हो, तो पहले हम बना के दिखा रहे हैं, फिर हम ओरिजिनल वाला फूल लाके कंपेयर करा रहे हैं कि आपकी हर एक चीज क्लियर हो जाए। लेकिन नहीं, पता नहीं क्यों आफत आ रही, ठीक। जब आपको लगता है, जब हम बता दें, जब लगता है आपको गलत बताया गया तो आप हमें बताइएगा, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरे नंबर पे आता है कोरोला। कोरोला क्या होता है?
ध्यान से सुनिएगा। कोरोला की अगर हम बात करें, आ जाते हैं पिछली स्लाइड पे। ये जो कोरोला होते हैं, ये जो पत्तियां, तो वही रेड कलर की जो पंखुड़ियां होती हैं, ठीक इसी को पेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेटल्स बोलते हैं। पेटल्स की अगर बात करें, जैसे आप गुलाब, कभी कभी क्या होता है, कोई मान लो घर में सेलिब्रेशन है, तो हम कहते हैं रोज पेटल्स दे दीजिए, यानी कि गुलाब की पंखुड़ियां दे दीजिए। उसी पंखुड़ी की अगर हम बात करें, उसी पंखुड़ियों की अगर बात, हाँ, टीचर को गुस्सा नहीं करना चाहिए, बात तो सही कह रहे हो। हम तो मंगल ग्रह से अभी अभी लैंड किए हैं, गुस्सा क्यों नहीं आएगी? हम भी तो इंसान हैं। हम कोई ऐसा, ये बिल्कुल मत सोचिए कि हम कोई अद्भुत प्राणी हैं, हम कोई मशीन से चलते हैं, एक रोबोटिक्स थ्योरी हमारे अंदर काम करती। इंसान बालक हम भी हैं। आप क्या कहते हैं, बस कॉपरेट तो करो। जब हम जितनी चीजें बता रहे हैं, और कोई एक ऐसी चीज हो जो आप कम पढ़ रहे हो, जिस जो आपको कम बताया जा रहा हो, जो आपको नई जानकारी ना मिल रही, जो आपको समझ ना आ रहा हो, कोई चीज छूट रही हो, तो आप हमसे शिकायत करो। हमको भी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई, ये चीज छूटी, ये आपको बताना चाहिए। ऐसे क्या होता, उल्टे सीधे कमेंट करते हो, नजर पड़ जाते तो पूरा दिमाग टॉपिक। अभी स्टोमेटा वाला छूट गया था लाइन। बताओ, ये गुस्सा किसके लिए कर रहा हूँ? आपके लिए। मैं तो क्या, चलो ठीक है, मैं डिस्टर्ब होगा, फिसल जाएगा, मैं तो नेक्स्ट करता रहूंगा, ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट करता रहूंगा, जल्दी कोर्स भी खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या नुकसान आपका हो जाएगा, अगर वहीं क्वेश्चन आ गया तब क्या होगा? तो ये तो आपके लिए मैं कहता हूं कि भाई आप डाइवर्ट ना करें, डाइवर्ट होता दिमाग तो दिक्कत होती। ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये क्या, समझिएगा, कोरोला पे आते हैं। अब बिल्कुल ध्यान से इधर दिमाग कंसंट्रेट करें। कोरोला की जब बात करते हैं, तो कोरोला जो है, गुड़हल का कोरोला यानी कि पेटल्स देखोगे तो लाल होता है, एक सफेद भी होता है। अगर आप गुलाब का पेटल्स देखोगे तो गुलाबी होता है। अगर आप सरसों के फूल्स के पेटल्स देखोगे तो वो पीले होते हैं। होते नहीं होते? वो ये पीले होते हैं। अब देखिए, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जो पेटल्स हैं, हर फूल का कलर अलग होता है। पेटल्स रंगीन होते हैं, यानी कि जो कोरोला हैं ये रंगीन होते हैं। तो डेफिनेशन में इसके क्या लिखेंगे? डेफिनेशन में पहली लाइन तो यही लिखेंगे कि यह फूल का रंगीन भाग होता है। क्या होता है? फूल का रंगीन भाग होता है। यही तो है, फूल का रंगीन भाग होता है, क्योंकि आपने देखा है, होता है, फूल का रंगीन भाग होता है। यही तो देखा आपने। अब सवाल ये है कि ये रंगीन क्यों होता है? ये भी सवाल पूछ बनता है। रंगीन की अगर बात करें, रंगीन की अगर बात करें तो ध्यान से सुनिएगा। रंगीन इसलिए होता है, अब जैसे आप ज्यादा किताब में दिमाग मत लगाओ। जैसे आप लोग हो, आप लोग का भी तो कोई रंग रूप है। हम लोगों की अगर बात करें, जैसे मानव जात की, पर्टिकुलर आप लोगों की बात नहीं कर रहे, मतलब जितने मानो, सबका एक रंग रूप है ना। कोई बहुत सुंदर है, कोई थोड़ा कम सुंदर है, कोई काला है, कोई बहुत काला है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग, किसी के फेस कट की बनावट इतनी अच्छी, कलर ना होते हुए भी बहुत अच्छा दिखता है। होता नहीं होता? यानी कि सबको भगवान ने एक रंग रूप दिया है। ये रंग रूप आपको किस लिए दिया? मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है, हम ही को मान लो कि हम ऐसे व्यक्ति हैं कि हमारी शक्ल बहुत बेकार है। अब हमारा बनावट भगवान ने बिल्कुल बिगाड़ दिया है, तो क्या हमारे तरफ कोई आकर्षित होगा? बिल्कुल नहीं आकर्षित होगा। ठीक, इसलिए रंग रूप देता है भगवान किसी को, ताकि उसकी तरफ कोई ना कोई आकर्षित हो। आकर्षित होगा तभी रिप्रोडक्शन होगा, रिप्रोडक्शन होगा तभी जनरेशन आगे बढ़ेगी, और जनरेशन बढ़ना जरूरी है। अगर जनरेशन रुक जाए तो फिर ये तो धरती का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मानव ही है, अगर हम लोग की संतानें ना हो, पता चले हम लोग इधर से निपटे तो सब धरती खाली हो गई। फिर आज हम कह रहे हैं दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, और पता चले हर आदमी कह दे अब हमको बच्चे नहीं करना, इधर से जब निपटेंगे आदमी तो पता चले धरती खाली हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो कहने का मतलब क्या हुआ, कि कहने का मतलब ये है, कोरोला का जो रंग होता है यह इसलिए रंगीन होता है, ताकि यह, यहां लिख लेंगे, यह इसलिए रंगीन होता है, किस लिए रंगीन होता है? इसलिए रंगीन होता है, रंगीन होता है ताकि, ताकि कीटों को, ये किसको आकर्षित करेगा? ताकि कीटों को, अब ये कीटों को, आपको, यानी कि कीटों को, और क्या कहते हैं, हमको, सबको क्या कर सके?
हमको आकर्षित कर सके। क्या कर सके? आकर्षित कर सके। क्योंकि बेटा इनमें जो होता है, इनमें पॉलिनेशन होता है, आकर्षित कर सके। इनमें पॉलिनेशन विधि होती है रिप्रोडक्शन में। पॉलिनेशन में किसी को पहुंचाना पड़ता है, आकर्षित कर सके। ठीक, अदरवाइज क्या कहते हैं, अब पॉलिनेशन नहीं कोई पहुंचाता तो भी होता है, उसके लिए प्लांट में हवा भी काम करती है। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका इसलिए रंगीन भाग होता है ताकि कीटों को, आपको, हमको, सभी को क्या कर सके? आकर्षित कर सके। एक बहुत जमीनी आप लोगों को एग्जाम्पल बताते हैं। आज भी अगर आप भारत के रूरल एरियाज में देखिए तो बहुत सारे गांव ऐसे देखे होंगे जिनके घर में शौचालय नहीं बना। अभी भी ऐसे गांव, और जिनके घर में शौचालय नहीं है तो शौच करने के लिए खेतों को बाहर ही जाते हैं। मजबूरी उनकी, भाई क्या करेंगे। अब जैसे जो शौच के लिए बाहर जाते थे आज से 10 साल पहले अगर देख लो, तब तो बहुत सारे ऐसे गांव थे जब हम लोग छोटे छोटे थे, जब घर में शौचालय नहीं हुआ करता था। ठीक, बहुत सारे ऐसे गांव थे। अब इसकी संख्या बहुत ज्यादा कम हो गई है, लेकिन अभी भी ऐसे गांव हैं। तो एक व्यक्ति, जैसे सरसों का खेत है, तो सरसों का खेत होता था, तो जब क्या कहते हैं सरसों के फूल नहीं आते थे तो उस खेत में भी शौच करके चला आता था। लेकिन जब उसमें फूल आ जाते थे, वो खेत बिल्कुल क्या कहते हैं लहलहाने लगते थे पीले पीले, तब लोग वहाँ लोग सेल्फी लेने जाते थे, तब शौच करने नहीं जाते। उनको फिर वहाँ पे शौच करना उनके एथिक्स, उनका ईमान अलाउ नहीं करता था कि यहाँ पे इतनी क्या कहते हैं फूल लगे हुए हैं, वहाँ पे हम किसी भी मल को यानी कि गंदगी को त्याग करें। क्यों? क्योंकि फूल जो होते हैं ये क्या कहते हैं, आप देखो केवल सरसों का खेत हो, आप वहां से निकल रहे हो तो क्या उस खेत की तरफ हो सकता है आप नजर भी ना डालो। लेकिन वो सरसों का खेत ऐसा हो जिसमें फूल आ चुके हों, बिल्कुल सरसों का खेत लहलहा रहा है, तो आपकी नजर भी जाएगी, आप हो सकता है रुक के वहां सेल्फी भी लें। क्यों? क्योंकि अब उनका रंग देख के आप उनकी तरफ क्या होने लगे? आकर्षित होने लगे। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरी थ्योरी पे। यहां पे कोरोला हो गया। अब कोरोला के बाद फिलामेंट और क्या कहते हैं एंथर, इन दोनों को समझते हैं। इन दोनों को समझने के लिए एक चीज और समझनी पड़ेगी। देखिए, एक होता है फूल का हिस्सा जिसको हम लोग कहते हैं एंड्रोसियम। क्या कहते हैं? एंड्रोसियम। एंड्रोसियम की अगर बात करें तो इसको हिंदी में पुंकेसर, क्या कहते हैं? पुंकेसर कहा जाता है, या तो इसको हिंदी में पुमंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। ये पौधे के दो भाग से बना होता है। पहली चीज तो यह फूल का नर भाग होता है, यानी कि मेल भाग होता है। तो ये पॉइंट जरूर लिख लीजिएगा, यह फूल का नर भाग होता है। नर भाग यानी कि मेल होता है। ठीक, मेल भाग होता है। अब इसमें दो चीजें इसको मिलकर बनाती हैं। एक तो इसमें भाग लेता है फिलामेंट, कौन? फिलामेंट, और दूसरा प्लस एंथर। ये दो चीजें जो हैं, इन्हीं दो चीजों के मिलने की स्ट्रक्चर को कहा जाता है एंथर। समझो, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का हिस्सा जो है वो क्या है? फिलामेंट। ये वाला पूरा हिस्सा फिलामेंट है नहीं, और ये वाला हिस्सा जो है वो एंथर है। यानी कि अगर इस समूचे हिस्से को हम कहें तो इस समूचे हिस्से को कहा जाता है एंड्रोसियम, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं पुमंग। क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो एंड्रोसियम पुष्प का जो होता है, यानी कि फूल का मेल भाग होता है। मेल भाग का मतलब नर भाग होता है, जैसे हम लोग हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने बताया तो इसमें दो चीजें। फिलामेंट क्या है? फिलामेंट क्या होता है? एंड्रोसियम का निचला भाग होता है, जिससे एंथर यानी कि परागकोश लगे होते हैं। यहां से फिलामेंट से क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन एंथर से क्वेश्चन पूछा जाता है और एग्जाम में आया हुआ भी है। एंथर को हम लोग कहते हैं पराग कोश। अब पराग कोश जो है, पराग कोश की अगर बात करें तो पराग कोश में पराग कण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पराग कण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बाबू? पराग कण का निर्माण होता है। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि पराग कण का निर्माण कहाँ होता है,
तो आपका आंसर होगा एंथर में होता है, यानी कि आपका आंसर होगा पराग कोश में होता है। समझ गए बात? तो अगर आपसे यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यही सबसे ज्यादा यहाँ से पहला क्वेश्चन बनता है, शुरुआत यहीं से क्वेश्चन की होती है, अभी बहुत सारे आएंगे। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाए कि पराग का कण, हाँ इंग्लिश में इसको पॉलन ग्रेन कहते हैं, पराग कण का निर्माण कहाँ होता है, पॉलन ग्रेन का निर्माण कहाँ होता है, तो आंसर होगा एंथर, यानी कि पराग कोश में होता है। अब जैसे एक मनुष्य में स्पर्म होते हैं, उसी प्रकार से इसके परागकण होते हैं। क्या होते हैं? परागकण। ठीक, जैसे क्या होता है, अब जैसे हम मनुष्य हैं तो हम कहते हैं कि स्पर्म है, कोई हाथी है, कोई घोड़ा है, अब जितने नर हैं तो उसमें किसी को, सबका स्पर्म होता होगा, मैमल्स तो सब स्पर्म वाले होते हैं, होते नहीं होते हैं, जीवधारी जितने हैं, प्लांट को छोड़ दिया जाए, अब सबको हम इसका स्पर्म उसका स्पर्म ये तो बोलेंगे नहीं। इसीलिए एक शब्द के लिए साइंस में, एक शब्द के लिए साइंस में क्या कहा जाता, अगर मेल का स्पर्म है तो हम उसको कहते हैं मेल गैमेट। जब मेल गैमेट्स की बात होती, हिंदी में नर युग्मक कहा जाता है। जब नर युग्मक शब्द कहा जाए तो आप समझिए उसमें प्लांट के परागकण भी आते हैं, उसमें घोड़े का स्पर्म भी आता है, उसमें मनुष्य का स्पर्म भी आता है, उसमें कुत्ते का स्पर्म भी आता है। यानी कि वो पर्टिकुलर मेल गैमेट्स का मतलब है कि वो मेल के जो फर्टिलाइजेशन करने में पार्टिसिपेट करने वाला पार्टिकल है उसको इंडिकेट करता है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग ज्यादातर इस शब्द का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, लेकिन जब बताएंगे तभी सीखोगे। इस शब्द का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, इस शब्द को ज्यादा नहीं बोलते हैं कि स्पर्म या परागकण, ज्यादातर जो बोला जाता है बोलचाल की भाषा में वो मेल गैमेट्स कहा जाता है। तो जो यहाँ के यानी कि फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन होते हैं, यानी कि जो फ्लावर के फूल के परागकण होते हैं, उनको हम लोग मेल गैमेट्स कहते हैं, यानी कि नर युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? नर युग्मक कहते हैं। अब इंग्लिश हिंदी दोनों लिखेंगे बाबू तो फिर टाइम बहुत ज्यादा निकल जाएगा। ठीक, तो हमने, हाँ अच्छा ये परागकण, ठीक, तो ये इसका लिख देते हैं ओरिजिनेट ऑफ पॉलन ग्रेन, ओरिजिनेट ऑफ पॉलन ग्रेन। तो क्या होता है, ये पॉलन ग्रेन का निर्माण यहीं पे ओरिजिनेट होते हैं। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब जरा फिर से देखो, ये तो हो गया एंड्रोसियम, मेल भाग। तो ये जो एंथर है, ये बालक मेल भाग है, मेल को प्लस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, फिलामेंट भी मेल का हिस्सा है, और इन दोनों को जब मिलते हैं तो इन दोनों के हिस्से को ही कहा जाता है एंड्रोसियम। क्या कहते हैं? एंड्रोसियम कहते हैं, यानी कि पुमंग या पुंकेसर कहते हैं। अब देखो, जो ये बाबू कलश जैसा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो ये कलश जैसा पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस पूरे कलश जैसे स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, इस पूरे कलश जैसे स्ट्रक्चर को यहां से लेकर यहां तक, तो इस पूरे कलश जैसे स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? इस पूरे कलश जैसे स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं गाइनोसियम। क्या कहते हैं? गाइनोसियम। देखिए ध्यान सुनिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो इस कलश जैसे स्ट्रक्चर को गाइनोसियम कहा जाता है। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं जायांग। क्या कहते हैं? जायांग कहते हैं। सबसे खास बात क्या है कि ये फूल का फीमेल भाग होता है, फीमेल यानी कि मादा भाग होता है। अगर हम बात करें फूल का फीमेल भाग क्या है, फीमेल भाग की अगर हम बात करें तो फीमेल भाग जो होता है वो गाइनोसियम होता है। गाइनोसियम का मतलब क्या है? जायांग। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग, जो गाइनोसियम है इसमें पूछा जाता है कि इसके सब पार्ट कौन कौन से होते हैं। सब पार्ट का मतलब इसके उपभाग कौन कौन से होते हैं। तो उपभाग पे जरा आते हैं, स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले ऊपर अगर हम देखें तो कौन सा भाग आता है? बोलो, सबसे पहले ऊपर वाला कौन सा भाग आता है? सबसे पहले ऊपर वाला कौन सा भाग आ रहा? स्टिग्मा।
तो अगर हम सबसे पहले ऊपर वाला भाग देखें तो गाइनोसियम का जो सबसे पहला भाग जो है वो कौन सा है? स्टिग्मा। और स्टिग्मा के बाद क्या आता है? तो स्टिग्मा के बाद आता है स्टाइल। क्या आता है? स्टाइल। स्टाइल के बाद अगर हम देखें क्या आता है, तो स्टाइल के बाद आता है ओवरी। ओवरी के बाद क्या आता है? ओवरी के बाद आता है ओव्यूल। हिंदी जरा इसकी देख लें। स्टिग्मा को हिंदी में वर्तिकाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। फिर स्टाइल को हिंदी में वर्तिका कहते हैं। अब वर्तिका तो आप जानते हो लड़की का ही नाम होता है, तो ये सब फीमेल भाग ही हैं। ठीक। ओवरी को हिंदी में अंडाशय कहा जाता है। क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। और ओव्यूल को हिंदी में बीजांडसन कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजांडसन कहते हैं। अब जरा इसके बारे में समझिएगा। यहाँ पे जो हमने ये बनाया है, ठीक है, ये जो हमने बनाया है ये कोई बढ़ता हुआ क्रम नहीं है, ये सीक्वेंस है। तो यहाँ पे ये किसका सीक्वेंस है? तो क्वेश्चन पूछा जाता है मादा। क्वेश्चन क्या यहाँ से बनता है भाई? ध्यान से सुनिए। मादा जनन अंगों का क्रम क्या होता है? फूल में मादा जनन अंगों का क्रम। तो अगर मादा जनन अंगों का क्रम की बात किया जाए, यानी कि सीक्वेंस ऑफ फीमेल जेनाइटल ऑर्गन, फ्लावर में अगर बात करें, सीक्वेंस ऑफ फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स जो होते हैं, यानी कि मादा के जो जनन अंग होते हैं, उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले कौन आएगा? स्टिग्मा आएगा। फिर कौन आएगा? स्टाइल आएगा। फिर कौन आएगा? ओव्यूल आएगा। समझे? ये इतनी चीजें, ये सीक्वेंस होता है। और ये सीक्वेंस एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा भी गया है। क्या है? क्वेश्चन में पूछा भी गया। सेट में ये क्वेश्चन दिया, बिल्कुल दिया होगा। क्वेश्चन हमारे नोट से आएगा, ये तो गारंटी ही। ठीक है। हिंदी में वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, बीजांडसन। ठीक। नेक्स्ट अब देखते हैं, जरा समझिएगा। अब जायांग हमने क्या बताया था? जरा फिर से एक बार और स्ट्रक्चर देख लो, फिर बताते हैं। जैसे जो ये पूरा कलश जैसा स्ट्रक्चर है, इस पूरे कलश जैसे स्ट्रक्चर का सबसे ऊपरी भाग क्या है? स्टिग्मा है। ये वाला भाग जो नली होती है, ट्यूब जो होता है, इसको स्टाइल कहा जाता है। जो इसके नीचे वाला ये वाला पूरा भाग है, इस पूरे भाग को ओवरी कहा जाता है। ओवरी के अंदर जो ये वाला भाग आप देख रहे हो, ये वाला भाग ओव्यूल कहलाता है। क्या कहलाता? ओव्यूल कहलाता। तो सबसे पहले स्टिग्मा, फिर स्टाइल, फिर कौन आएगा? ओवरी, फिर कौन आएगा? ओव्यूल। ये क्या कहते हैं? ये पूरे कलश जैसे स्ट्रक्चर का जो है, ये पूरा कलश जैसा स्ट्रक्चर, इस पूरे स्ट्रक्चर को गाइनोसियम कहते हैं। इसी के ये क्या होते हैं? हिस्से होते हैं। तो ये गाइनोसियम के सब पार्ट भी कहलाते हैं। और अगर हम देखें तो ये जो गाइनोसियम है, गाइनोसियम के सब पार्ट भी हैं और फीमेल जेनाइटल ऑर्गन का सीक्वेंस भी होता है। ठीक, ये बात समझ में आई बात। अब देखो नेक्स्ट, जरा समझिएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टिग्मा होता क्या है? अब जरा स्टिग्मा को अगर हम समझें तो स्टिग्मा पे क्या होता है? यहाँ पे खटाखट एक ओरल डायग्राम बना देते हैं, फिर हम रिमूव भी कर देंगे जैसे, क्योंकि वहाँ वो डायग्राम बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो गया। ठीक, ये 1 सेकंड का काम है। देखो बालक, ध्यान से सुनो। अब यहाँ पे क्या है? ये जो सबसे पहला हिस्सा था उसको हमने क्या कहा? स्टिग्मा। क्या है? स्टिग्मा। यही तो बोला था, ये स्टिग्मा। और जो इसकी अगर बात करें तो ये क्या है? ये बालक एंथर है। क्या है? एंथर। एंथर में ही मेल गैमेट्स होते हैं। होते नहीं होते? मेल गैमेट्स एंथर ही होते हैं।
मेल गैमेट्स जो होते हैं वो एंथर में ही होते नहीं होते। अब क्या हुआ, जैसे कोई कीट है, वो गाना गुनगुनाते हुए जा रहा है और वो गुनगुनाते हुए आया, इस रंगीन भाग को, कोरोला को देखा, यहीं पे बैठ गया। लेकिन सुगंध कौन मारता है? सुगंध कोरोला ज्यादा नहीं मारते हैं, सुगंध मारते हैं एंथर। अब जब यहाँ पे आया, ये कीट बैठ गया, तो जायज सी बात है ये यहाँ पे देखेगा सुगंध कहाँ है। सुगंध को देखते हुए ये क्या करेगा, यहाँ पे आ जाएगा एंथर पे। और एंथर पे जैसे आएगा, हमारे पास गुड़हल का फूल नहीं है, नहीं तो हम दिखाते। आप गुड़हल का फूल लीजिएगा, उसके एंथर को केवल ऐसे उंगली से टच कर लीजिएगा, प्रेशर मत दीजिएगा, केवल टच कर लीजिएगा और छोड़ दीजिएगा, उसके एंथर आपके उंगलियों पे आ जाएंगे। जब मेच्योर क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन होते हैं, तो पॉलन ग्रेन तुरंत क्या कहते हैं, अगर कोई भी उसके संपर्क में थोड़ा सा भी आया तो उसके वो चिपक जाते हैं। अब यहाँ पे चिपक गया, इससे ज्यादा सुगंध कहाँ है, फीमेल के पास, तभी तो आकर्षण होगा। अब क्या होता, कीट ये सूंघते सूंघते पता चले कहाँ पहुंच गया, स्टिग्मा पे। और जैसे स्टिग्मा में पहुंचा, स्टिग्मा पर पहुंचा, वहां सुगंध लिया एक दो बार, जैसे चोंच मारा, वो फीमेल है। फीमेल में अट्रैक्शन की पावर बहुत ज्यादा होती, उसी पॉलन ग्रेन को तुरंत खट से अपनी ओर क्या करेगी, खींच लेगी। अब पॉलन ग्रेन जो था, यानी कि जो पराग कण था, इस कीट के माध्यम से, पराग कण इस कीट के माध्यम से कहां पहुंच गया, स्टिग्मा पे पहुंच गया। पहुंच गया नहीं पहुंच गया। और जब स्टिग्मा पर पहुंचा है ये परागकण, तो इस स्टिग्मा से जायज सी बात है ये परागकण नीचे भी आएगा, आएगा नहीं आएगा। लेकिन नीचे आने के लिए इसको जो रास्ता प्रोवाइड करती है वो स्टाइल प्रोवाइड करती है। तो अगर हम देखें स्टिग्मा की, अगर हम बात करें तो स्टिग्मा क्या होता है, स्टिग्मा की अगर बात करें तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कीट द्वारा या किसी के द्वारा, किसी कीट भी हो सकता, कई लोग हो सकते हैं, किसी के द्वारा पराग कण छोड़ा जाता है। ठीक, पराग कण छोड़ा जाता है। अब यहाँ छोड़ दिया गया, ठीक, छोड़ा जाता है, ठीक है, छोड़ा जाता है। अब यहाँ पे परागकण पहुंच गया भाई, पहुंच गया नहीं पहुंच गया। अब देखिए अब क्या होगा, स्टाइल जो है, स्टाइल की सहायता से परागकण कहाँ पहुंचेगा, जो यहाँ पे अंदर की ओर ओवरी है, ये पूरी ओवरी ही तो है। अब किसकी सहायता से ओवरी में परागकण पहुंच रहा है, तो परागकण अगर देखें तो स्टिग्मा के सहायता से परागकण यहाँ पहुंच गए भाई, पहुंच गए नहीं पहुंच गए, ये परागकण है तो ओवरी में। तो वो अगर हम स्टाइल की बात करें तो स्टाइल का काम क्या है, स्टाइल परागकण को रास्ता देती है, क्या देती है, परागकण को रास्ता प्रदान करती है। रास्ता कहाँ जाने के लिए, बोलो भैया, रास्ता प्रदान करती है। रास्ता प्रदान करती कहाँ जाने के लिए, बोलो, ओवरी में जाने के लिए। कहाँ जाने के लिए, ओवरी में जाने के लिए। अब जैसे यहाँ पे परागकण पहुंचा, तो ये परागकण है, लेकिन ओवरी के पास अपने क्या हैं, अंडे हैं, है नहीं। अब ये परागकण और ओवरी ये दोनों एक दूसरे से क्या कर जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं, दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और ये क्रॉस कर जाते हैं। जैसे ये क्रॉस करते हैं, क्रॉस करेंगे, क्रॉस करने के बाद फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर जब क्रॉस करेंगे तो ये बीजों के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। किस में बन जाएंगे, बीज बन जाएंगे। और ये बीज जिस हिस्से में रहते हैं, उसी हिस्से को, जिसके अंदर बीज रहते हैं, बीजों को भी सुरक्षा देना पड़ता है, क्योंकि वो मैच्योर नहीं होते हैं प्राइमरी लेवल पे। उसी को जो सुरक्षा कवच देता है इन बीजों को, उसी को कहा जाता है बीजांडसन। क्या कहा जाता है, बीजांडसन। और जैसे एक बीज बनता है, उसी बीज से एक नए पौधे की उत्पत्ति हो जाती है। इस प्रकार से पौधों की जनरेशन ग्रोथ करती रहती है। यानी कि इस प्रकार से पौधों में क्या, यानी कि इस प्रकार से पौधों में जनन चलता रहता है। समझ में आ गई बात।
बोलो। फिर वो जो 5 स्टिग्मा अगर हैं तो वो हाइब्रिड होगा बालक, समझे? फिर वो हाइब्रिड वाला होगा, 3 होते हैं, समझे बेटा? 3 होते हैं, एग्जैक्टली 3 ही होते हैं। हाइब्रिड का इनका सबका फार्मूला होता है, कितने सेपल्स होंगे, कितने पेटल्स होंगे, ये फार्मूला होता है। अगर कोई आपने पढ़ा अगर कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट होगा तो बॉटनी में इनका सबका एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले के आधार उसी फार्मूले में बताया जाता है कितने पेटल्स होते हैं, कितने सेपल्स होते हैं, कितने स्टिग्मा होते हैं। हर प्रजाति के हर पौधे के फूल का अलग-अलग फार्मूला होता है। हुँ। गुड परफॉर्मेंस। तो ये बात पूरी यहाँ तक समझ में आई भाई? रिप्रोडक्शन, अरे भगवान! गाँव जल गया है लेकिन तुम भैया देखो, समझो, ध्यान दो। रिप्रोडक्शन इस यहाँ हो रहा है, जो यहाँ से यहाँ परागकण जा रहे हैं, इस क्रिया को रिप्रोडक्शन कहा जाता है। क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। ठीक? क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। यहाँ पे जो ये दोनों मिल रहे हैं, कौन मिल रहा था? परागकण और अंडा, ये ओवरी के अंदर मिल रहे थे ना? तो इस क्रिया को कहा जाता है क्या? इस क्रिया को कहते हैं, ठीक, इस क्रिया को कहते हैं फर्टिलेशन। क्या कहते हैं? फर्टिलेशन कहा जाता है। हिंदी में निषेचन कहते हैं। हिंदी में इसको निषेचन कहते हैं। जैसे जब आदमी में अगर देखो, फर्टिलेशन भी कहा जाता है। अगर जैसे हम लोग हैं, जब एक फीमेल और एक मेल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, इस क्रिया को रिप्रोडक्शन कहा जाता है। अब मेल के द्वारा मेल गैमेट्स रिलीज किए जाते हैं, जो फीमेल के ओवरी में जाते हैं। ओवरी में जो रिएक्शन होती है उसको फर्टिलेशन कहते हैं। रिप्रोडक्शन एक बाहरी एटमॉस्फेयर में कंडक्ट होने वाली रिएक्शन है और फर्टिलेशन एक ओवरी में कंडक्ट होने वाली रिएक्शन है। ओव्यूल क्या होता? ओव्यूल उस प्रोटेक्टेड लेयर को कहा जाता है जो सीड्स को कंप्लीट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये समझ सकते हैं, ये एक लेयर होती है जिसके अंदर सीड रहते हैं फर्टिलेशन के बाद, और उसको सीड क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। सीड को प्रोटेक्ट करता है, उसी को ओव्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? ओव्यूल कहते हैं। क्लियर है? सब लोग बताइए फटाफट। सब लोग बताइए, यहां तक क्लियर है? सबको क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं भाई? अगर अब भी क्लियर नहीं हुआ है तो हो सकता हम तुम्हें अगले जन्म में ही समझा पाएं। इस जन्म में अब हमारे बस की बात नहीं, क्योंकि बहुत अंदर तक जाके एक एक चीज को मतलब तोड़ मरोड़ के सब। अब सोचिए, 1 घंटे में फ्लावर की एक हेडिंग हो पाती, ठीक है, और अगर कहीं इसको और डिटेल में पढ़ा दें तब तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन जितना पढ़ा रहे हैं इससे क्वेश्चन आपका आएगा 100%। ये वाला भाई आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सीक्वेंस वाला याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है, बोलिए। क्लियर? छोड़ छाड़ के पढ़ा छोड़ छाड़ के पढ़ा रहे हैं सर। हाँ सौरभ सुमन, छोड़ छोड़ के पढ़ा रहे हैं तभी बेटा हमारी क्लास में तुम हर हर क्लास में 2-4 चीजें नई सीख रहे हो ना। छोड़ छाड़ के पढ़ा रहे हैं तभी हर क्लास में नई चीजें सीख रहे हो।
सही। चलिए, पॉलिनेशन पॉलिनेशन क्या होता है, ये अगली क्लास में बताएँगे। अब हम भी बहुत ज़्यादा थक गए हैं 2 घंटे से बोल-बोल के। थोड़ा बहुत आप लोग शरारत भी करते हो, थोड़ा बहुत हमें परेशान भी करते हो। वाईटी पर क्वेश्चन पढ़ाएँगे, सभी लोगों को वाईटी पर आना भी है। तुम सब लोग नहीं आते हो, ये मुझे दुःख भी है। ठीक? हाँ, लाइव। आज मेरा लाइव क्लास है, बहुत अच्छा समझ आया। बहुत-बहुत धन्यवाद बालक, सबको समझ आएगा। देखिए क्या होता, हम हमेशा एक बात बोलते हैं, जब कोई चीज़ होती है, तो वो एक सामूहिक प्रयास से संपन्न होती है और उस सामूहिक प्रयास में हमको, आपको, सबको, यानी कि क्या होता है, हमको, आपको, सबको भाग लेना होता है और सबको अपनी पॉज़िटिव सक्रियता निभानी पड़ती है। अपना पॉज़िटिव क्या कहते हैं, पॉजिटिव अप्रोच से रहना पड़ता है और पॉजिटिव अप्रोच से देखना पड़ता है। सर हम सब बच्चे हैं, थोड़ा शरारत करते हैं। हाँ, देवी जी शरारत करती हो, लेकिन शरारत का समय हम तुम लोगों को क्या है, वैसे हम थोड़ा समय दे दिया करते शरारत का। लेकिन क्या कहते हैं, अभी आप लोग का एग्ज़ाम नज़दीक है और हम एग्ज़ाम नज़दीक है, कोर्स कंप्लीट भी करना है और आपको समझाना भी है। सब काम हम पर दे दिए गए हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा टास्क है। एक समझ लीजिए, अब ये टास्क को हमें पूरा भी करना है, ठीक है? कि भाई समझ भी आना चाहिए, याद भी हो जाना चाहिए और क्या कहते हैं, आपका कोर्स कोर्स भी कंप्लीट हो जाना चाहिए। समय बहुत कम है, ना के बराबर समय। तो इसलिए थोड़ा हम इधर-उधर की ज़्यादा बातें नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि थोड़ा शरारत का हम भी नहीं कर पा रहे हैं, नहीं तो हम भी देवी जी थोड़ा शरारती हैं। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को। सब लोग भाई स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुशहाल रहो और सभी लोगों को उम्मीद करते हैं जो चीज़ें बताई जा रही हैं, वो सारी चीज़ें क्लियरली आप लोगों को समझ आ रही होंगी। सब लोग आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है? और मैं भी ये उम्मीद करता हूँ कि समझा दूँ आप लोगों को, कोशिश भी करता हूँ। आप सभी लोगों से एक और निवेदन है, जो मॉक करा रहे हैं, उस मॉक में ज़रूर आइए। इसलिए नहीं बुलाते हैं कि वहाँ मेरा फ़ायदा होगा, ताकि आप जिन चीज़ों को पढ़ते चले जा रहे हैं, वही चीज़ें वहाँ पे क्या हो सकें, डिस्कस हो सकें, वही चीज़ें वहाँ पे होंगी, तो आप लोगों को सारी चीज़ें एक साथ तैयार होती चलेंगी। आपको इसके लिए फिर एक्स्ट्रा मेहनत, एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है? तो आप लोग भी इसका ध्यान रखें, जैसे मैं आपका ध्यान रखता हूँ, वैसे आप भी अपना थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है? और सभी लोग, इसीलिए मैं लास्ट में बोल देता हूँ, टेक केयर ऑफ यू, मतलब आप अपना ध्यान खुद से रखें थोड़ा, तो ज़्यादा अच्छा है। हमेशा एक बात याद रखिएगा, इसको अदरवाइज़ मत लीजिएगा, ठीक है? क्या होता है, जो इंसान अपना ध्यान खुद रखता है, लोग उसका भी मतलब उसका ही लोग ध्यान रखते हैं। जो इंसान खुद से केयरलेस होता है, उसका ध्यान कोई नहीं रखता है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। ये सच्चाई है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। बट होता क्या, हम थोड़े क्या होते हैं, शरारती होते हैं, थोड़े कम समझदार होते हैं, बचपना होता है, हर चीज़ का इफ़ेक्ट होता है। धीरे-धीरे हम भी मास्टर हो जाएँगे, धीरे-धीरे हम भी क्या कहते हैं, समझ जाएँगे, हर चीज़ धीरे-धीरे, समझे? तो इसलिए क्या कहते हैं, आप इस चीज़ को बिल्कुल थोड़ा ध्यान दीजिए और सब लोग मेहनत करिए। और कल मैं मंदिर गया था, आप सभी लोगों के लिए मैंने भगवान से मतलब जो प्रार्थना की है कि आप सभी लोगों को मास्टर बना दें, सब लोग सेलेक्ट हो जाएँ। हमारा बच्चा जब मास्टर होगा, तो ये हम ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि हम आपके नाम से, आपकी पहचान से मिलें। हम अगर बिहार आएँ, तो हम उससे मिलें, जैसे क्या कहते हैं, दीप्ति हैं, तो दीप्ति के आगे भी लग जाए, दीप्ति टीचर हैं, ठीक? आप लोगों के आगे सबके लग जाए कि आप सब लोग टीचर हैं, ठीक? तो बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा खुशी मिलेगी। हाँ, और जितने लोग सेलेक्ट होंगे तो मैं बिहार मिलने आऊँगा, पार्टी मेरे तरफ से रहेगी, पार्टी मैं दूँगा आप लोगों को, ठीक है?
कल मैंने क्लास नहीं लिया था देवी जी, आज़ादी का दिन था तो हम भी थोड़ा आज़ाद रहना चाहते थे, समझी? चलो फिर आज के लिए इतना, बाय-बाय। यूट्यूब पर बाबू 3 बजे।